बात करूंगा। आज है 8 अगस्त। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है वो काफ़ी शानदार रहने वाला है। डिटेल में डिस्कस करूंगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। इसी के साथ में ये जो वीडियो है आप लोगों को टकटकी लगा कर देखना है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, उनका आंसर आप लोग तभी दे पाओगे। और आज है मंडे आप लोगों का एक नया सप्ताह स्टार्ट होता है। तो नए सप्ताह का जो स्टार्ट है वो पूरे जोश के साथ में आप लोगों का होना चाहिए, ताकि पूरे सप्ताह को शानदार तरीके से आप लोग यूटिलाइज कर सको। और इसी के साथ में आप लोग जो है जो भी गलतियां पिछले सप्ताह में आप लोगों ने की है, कोशिश करो कि इस सप्ताह में इसको आप लोग रिपीट न करो। यानी कि टाइम वेस्ट हो गया, इधर उधर इस तरीके से दुनिया चल रही है, जो डिसाइड किया था वो नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज़ें साइड में रखनी है। रिव्यू करना पूरा लेक्चर देखने के बाद में कि क्या क्या आज आप लोगों ने नया सीखा है, आंख बंद कर कर। और कोशिश करना कि डिसाइड किया हुआ जो भी आप लोग डिसाइड करो आज, उसको कमेंट बॉक्स में लिखना और उसको अचीव करने की कोशिश करना। तो अगर जिंदगी को ऐसे लेकर चलोगे तो सही डायरेक्शन में अपनी चीज़ों को लेते हुए आप लोग आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। यानी कि अपने ऊपर फोकस देना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। पर्सन इन न्यूज़ में मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक पर्सनैलिटी के बारे में, तो यहाँ पर इन पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों को बताना है। ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इनके बारे में मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस भी किया है। तो देखता हूँ आप में से कौन कौन इनके बारे में बताता है, ठीक है। तो बताइए इनके बारे में पर्सनैलिटी कौन है। इसी के साथ में अच्छी खबर है, हमारी कंट्री के द्वारा टोटल 18 गोल्ड जीत लिए गए हैं, जो कि यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं यूके के अंदर में। टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है 66 के साथ में, इंग्लैंड जो है 56 के साथ में दूसरे नंबर पर है, कनाडा 25 के साथ में तीसरे नंबर पर, न्यूजीलैंड 19 के साथ में चौथे नंबर पर, और हमारी कंट्री जो आ गई है वो आ गई है यहाँ पर कितने पर, वो आ गई है 5वें नंबर पर, ठीक है। ये जो गेम है आज इनका आखिरी दिन है, जैसा मैंने बताया था 8 अगस्त, तो आज इनका आखिरी दिन है यहाँ पर ये। तो आखिरी दिन में देखते हैं हमारी कंट्री के हाथ और क्या लगता है। कोशिश करो, दुआ करना कि हमारी कंट्री जो है एटलीस्ट तीसरे नंबर पर कम से कम पहुंच जाए, मजा आ जाए, ठीक है। तो तीसरे पर पहुंच जाए कम से कम चलो, हालांकि ये बेसिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा ज़्यादातर, चलिए देखते हैं फिर भी। तो यहाँ पर मतलब कि आज आखिरी दिन है, ठीक है। अभी इसका देखते हैं कौन कौन से अभी जो कैटेगरी बची हुई है, बाकी पूरा डिटेल में डिस्कस कर लूँगा फिर मैं आप लोगों से जैसे ये कंप्लीट होता है, ताकि इसके बारे में पूरा एक डेटा आप लोगों के पास में आ जाए, अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कर सको, ठीक है। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन भी बने तो आप लोगों को इसके बारे में कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट डे के बारे में आप लोगों से बात करता हूं आगे बढ़ने से पहले। एक तो है 7 अगस्त। 7 अगस्त जो है यहाँ पर ये नेशनल हैंडलूम डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हैंडलूम के बारे में आप लोगों को पता है इसको क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं इसको हथकरघा, यानी कि हाथों से की गई कलाकारी। तो 7 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। पुराने टाइम पर ये चीज़ें काफ़ी फेमस हुआ करती थी। आज की डेट में तो सारी चीज़ें मशीन से बनी हुई आ चुकी हैं, पर लेकिन पुराने टाइम पर इन चीज़ों की एक इज्जत हुआ करती थी सोसाइटी में। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 8 नेशनल हैंडलूम डे जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि खासकर हमारे देश में जो वेवर्स यानी कि जो जुलाहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखता है। ताकि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी अभी रिसेंटली, वरुण धवन की आई थी, उसमें ये सुई धागा, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें दिखाया गया कि हमारी कंट्री के अंदर कितना टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। अलग अलग अगर आप लोग कंट्री के अंदर अगर कल्चर को ध्यान में रखे, अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तो वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर, तो सोसाइटी में एक डेवलपमेंट हो सके, कंट्री में उनकी इनकम भी, जो जुलाहे हैं उनकी इनकम भी इंक्रीज हो सके, तो उसके चलते यहाँ पर इस पर्टिकुलर डे की काफ़ी ज़्यादा खासियत रहती है, ठीक है। तो ये डे के बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। इसी के साथ में आज जो है वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डे, ये है क्विट इंडिया मूवमेंट डे। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है एक तरीके से हिस्ट्री का एक पूरा टॉपिक है, आप लोगों का डे में इसको नहीं समेटा जा सकता ओनली। 8 अगस्त को ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी के नाम पर आप लोगों ने यहाँ पर कई सारी और भी बातें सुनी होंगी क्विट इंडिया के नाम पर। अगर बात करूँ यहाँ पर क्विट इंडिया जो है ये एक तरीके से द क्विट इंडिया स्पीच, ये एक आप लोग समझ सकते हैं द क्विट इंडिया स्पीच, ये स्पीच मेड बाय महात्मा गांधी जी 8 अगस्त 1942। ये यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट जब यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी इसी के नाम से जाना जाता है, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया था काफ़ी फेमस, जिसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा टाइटल, कि करो या मरो। हालांकि करो या मरो में उन्होंने ये नहीं कहा था एक तरीके से कि मतलब दूसरों को मार दो, वो वाली चीज़ें नहीं थी। यहाँ पर करो या मरो था, तो अपने लिए काम करो या फिर एक तरीके से मर जाओ, वो वाली चीज़ थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये पर्टिकुलर लोकेशन थी जिससे यहाँ पर क्वेश्चन भी कई बार बनते हैं आप लोगों के एग्जाम के अंदर में, जिसका नाम था ग्वालियर टैंक। तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा स्पीच दी गई थी, तो उसके चलते यहाँ पर ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। देखिए हमारी कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर थे ना, वो काफ़ी कुछ उन्होंने दिमाग इस्तेमाल किया उस टाइम पर, ताकि अंग्रेजों के जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर साइड में रखा जा सके। जो इसको लॉन्च किया गया, मैंने अभी बताया इसको 1942 में,
ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि 1939 से जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गई थी। अब अंग्रेज जो थे वहां पर उसमें लगे हुए थे, तो इनको लगा कि मौका, कि भाई साहब मौका देख के चौका मार दो। तो फ्रीडम फाइटर ने यहाँ पर अपना एक तरीके से अपना डंडा बोरी उठा के इन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दी यहाँ पर। ये इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि क्रिप्स मिशन आया था, बोल रहा था कि हमारा हमको सपोर्ट कर दो यार, तुम ये जो अपना अभी फिलहाल ये वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसके बाद में फिर जो है चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो बेसिकली लीडर थे वे बोलने लगे कि बेटा तुम कुछ नहीं करने वाले हो, तुम्हारी हरकतें हम पहले भी देख चुके हैं, तुम ना बोलते कुछ और नाट जाते हो बाद में, यानी कि तुम्हारी हरकतें बहुत गंदी है, तुम एक यकीन करने लायक इंसान नहीं हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। तो उस टाइम पर फिर महात्मा गांधी जी को लगा और सबने मिलकर डिसाइड किया कि हाँ ये सही टाइम है, यहाँ पर काम किया जा सकता है और इसको सही डायरेक्शन में लेकर चला जा सकता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के सर्वेंट, सोल्जर, जो पीजेंट, स्टूडेंट, जो भी प्रिंसेस या जो भी लोग थे यहाँ पर, एक तरीके से सब ने यहाँ पर काम किया मिलकर। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, मतलब एक तरीके से ना एक जो यहाँ पर एक सारी सोसाइटी मिलकर साथ में आ गई कि हाँ ये एक ऐसा टाइम है यहाँ पर, अब मिलकर सबको साथ में चलना पड़ेगा। तो उस टाइम पर कई सारे लीडर भी थे, हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी क्यों ना हो, सारे लीडर भी लगभग आप लोगों को यहाँ पर साथ में नजर आएंगे। और ये एक ऐसा मूवमेंट था जो कि एक तरीके से स्टार्टिंग अगर फेज आप लोग देखोगे तो काफ़ी पीसफुल तरीके प्रोटेस्ट यहाँ पर किए गए। महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। एक तरीके से स्टार्टिंग के जोन में यहाँ पर इनको लगा कि अब यहाँ पर ये साथ तो देने वाले हैं नहीं, तो इनको सबको जो है उठाकर जो है जेल में डालना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर हरकतें अंग्रेजों के द्वारा की गई। पर लेकिन मूवमेंट जो है अगर आप लोग इसको ढंग से देखोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवमेंट जो है चला, जिसने काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट डाला हमारी कंट्री में जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के ऊपर। दिक्कत बस यहाँ पर ये हो गई कि जब यहाँ पर सारे जो लीडर्स हैं उनको पकड़ लिया गया, तो ये एक लीडरलेस मूवमेंट भी कई बार बोला जाता है, यानी कि सारे जो लीडर्स थे उनको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, महात्मा गांधी जी, अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो एक लीडरलेस मूवमेंट की कैटेगरी में भी यहाँ पर आया। स्टार्टिंग में तो बड़ी शांतिपूर्वक ये चलता रहा, बाद में चलकर ये काफ़ी वायलेंट भी हो गया, इसलिए यहाँ पर इसके कई सारे ड्रॉबैक भी देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर कई सारे जो एक तरीके से नहीं, जब लैक ऑफ लीडरशिप हो जाते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलता है फिर जिसके मन में जो आता है वो उसी हिसाब से उससे कोई चीज़ को करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से लीडरशिप की कमी होनी नजर आ गई। इवन कई सारी ऐसी पार्टी भी थी जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, जैसे कि मुस्लिम लीग ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। उस टाइम पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उसने इसको सपोर्ट नहीं किया मूवमेंट को। इसी के साथ में हिंदू महासभा ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया था। तो यानी कुछ ऐसी पार्टी भी थी जिन्होंने लगा कि ये कुछ नहीं होने वाला है, फालतू की चीज़ें, तो उन्होंने इसको सपोर्ट भी नहीं किया था। यहीं से कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मिलते हैं, जैसे कि इसी टाइम पर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट आउटसाइड द कंट्री, तो वो भी इसी ड्यूरेशन में आप लोगों को देखने को मिलता था। सी राजगोपालचारी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, वो फेवर में नहीं थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के, तो उनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन भी दे दिया था इसी ड्यूरेशन के अंदर में, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में कुछ बातें जो मैंने आप लोगों को बताई है सारी, ये स्लाइड में भी आप लोगों को मिल जाएगी। जब पीपीटी आप लोग डाउनलोड करोगे तो उसमें सारी बातें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जो भी मैंने पढ़ाई है, ठीक है, पीपीटी की फॉर्म में भी। तो इनको जाकर आप लोग देख लेना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अंदर भी प्रोवाइड करा दिए, तो इनको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा एक टॉपिक हो गया बेसिकली आप लोगों का, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को न रहे कल को। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में एक ओवरव्यू भी आप लोगों को दे दिया, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट डे भी हो गया आप लोगों का और क्विट इंडिया मूवमेंट भी, ओके। एथिक्स के यहाँ पर आप लोगों को एक कोटेशन है जिसमें बात की जा रही है, ग्रीड हैज पॉइजन द मैन सोल्स, यानी कि एक तरीके से लालच ने मनुष्य की आत्मा को एक तरीके से जहर दिया है, यानी कि एक तरीके से जहर कर दिया, फिर आप लोग बोले कि जहर भर दिया है। तो चार्ली चैपलिन साहब के द्वारा यहाँ पर बात बोली गई है। और यहाँ पर जहाँ भी आप लोग को ग्रीड लालच देखने को मिलेगी वहीं आप लोगों को करप्शन नजर आएगा। आप लोगों को याद होगा एक वीडियो कुछ दिनों पहले मैंने एक स्पेशल वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था कि क्लर्क के घर से करोड़ों रुपए यहाँ पर मिले हैं। तो यानी कि क्लर्क जो है वो जितने यहाँ पर पैसे कमाता है नॉर्मल सैलरी से, उसके 300 गुना उसके पास में पैसा मिला है। तो इतना ज़्यादा करप्शन उस क्लर्क के द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं इंसान जो है हमेशा अगर एक तरीके से ग्रीड यानी कि लालच के चक्कर में पड़ेगा तो कभी भी अपने काम यानी कि वर्क पे वो फोकस नहीं करेगा और इस तरीके से ज़िंदगी जीता रहेगा, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इंसान को सबसे पहले फोकस करना चाहिए अपने काम पर लेकिन जब काम से दूर हटता है तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो कहीं पर भी लगे आप लोगों को इस्तेमाल करना है इस कोटेशन का, तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अरे हाँ, वो वीडियो स्टार्टिंग में दिखाई थी यार। वो वीडियो जब मैंने देखी ना, आप कई सारे बच्चे वीडियो सेंड करते हैं तो अच्छा लगता है, इतनी सारी वीडियो रखी हुई हैं। कई सारे बच्चे तो बोलते हैं सर हमारी क्यों यूज़ नहीं की तो यार देखो, आराम आराम से चीज़ें होती रहेंगी। तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि अपने एक पेट के लिए, अपने जानवर के लिए वो सांप से भी भिड़ गए। समझ रहे हो कि वो एक तरीके से निपटा देता उनको तीनों को, अगर वो सही उसमें रहता हो सांप, तो उसको पकड़ लिया और कुत्ते को उससे छुड़ाया। तो इंसान जो है आज के दिन में इंसान को मार पीटने के लिए तैयार रहता है, और वहाँ पर देखो अपने पेट के लिए क्या प्यार, मतलब उसके लिए एक सांप से लड़ गए। तो ये काफ़ी बड़ी एक मतलब आप लोग सीख यहाँ से देख सकते हैं आज के डेट में। नॉर्मली ऐसे रेयर इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो पर्सनली मुझे हार्ट टचिंग लगी, मैंने कहा वाह यार, इंसान इंसान को मारा और यहाँ पर देखो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छा आप लोग सीख यहाँ से ले सकते हो। और खासकर अगर अपनी हेल्थ के बारे में बात करूँ, कई इतने सारे मेल आप लोगों ने किए, ऐसा लग रहा था कि कई सारे तो इतने नुस्खे बताए आप लोगों ने कि मैंने कहा पढ़ूंगा तो मैं खुद एक डॉक्टर बन जाऊंगा। अभी जो है तबीयत ठीक है, थोड़ा सा मतलब खांसी नजला जुकाम है, टेम्परेचर तो मतलब लगभग 90 और 100 के फेर में है, मतलब कि अब अंडर कंट्रोल है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, 1-2 दिन में जो है वो भी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो अब जो है मैं अच्छे जोन में आ गया हूँ, ठीक है, नहीं धाड़ने के जोन में आ जाऊँगा 1-2 दिन में और ठीक है। तो मतलब सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, तो एंजॉय करते रहिए लेक्चर को। बाकी कोई भी डाउट रहा करे तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं, हाँ ये डाउट है यहाँ पर, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ जो है और अच्छे से समझते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख ही लिया, अब आगे चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी आज के फ्रंट पेज पर, यहाँ पर ये न्यूज़ कवर की गई है। बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए एक तरीके से बड़ाई की गई सारे राज्यों की, कि आप लोगों ने कोविड-19 के साथ में लड़ने पर काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया साथ में मिलकर। आखिर ऐसी बड़ाई क्यों कर रहे हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, आखिर कहाँ पर मिल गए सारे राज्य की। यहाँ पर ममता बनर्जी जी भी खड़ी हुई है, योगी जी भी खड़े हुए हैं, मतलब सारे राज्य के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या था यहाँ पर, तो याद रखिएगा 7th, ये यहाँ पर बेसिकली अगस्त यानी कि कल के दिन यहाँ पर जो 7th मीटिंग देखने को मिली थी यहाँ पर, ये इंटरेस्टिंग यहाँ पर 7th मीटिंग थी और 7 ही अगस्त को थी यहाँ पर। किसकी, ये जो मीटिंग थी ये थी नीति आयोग की, ठीक है। तो यहाँ पर 7th गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग नीति आयोग की यहाँ पर दिल्ली के अंदर देखने को मिली, जिसमें सारे राज्य के जो है चीफ मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया। तो उसी के चलते यहाँ पर ये सारी बातें निकल कर आई। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि अगर बात करें यहाँ पर कोविड-19 के बारे में, तो कोविड-19 एक ऐसी बीमारी थी जो कि हर एक राज्य में फैली। तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट के द्वारा मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया गया, और जब दोनों मिलकर काम करते हैं इसी को हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। यानी कि एक तरीके से नेशनल हो गया एक साइड में और स्टेट हो गया एक साइड में, तो यारी दोस्ती में जब दोनों मिलकर काम करें तो इसको हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलेंगे। इसमें एक तरीके से बैलेंस बनाने वाली बात होती है कि एक नेशनल गवर्नमेंट है, यानी कि एक तरह सेंटर की गवर्नमेंट है, और एक स्टेट की गवर्नमेंट है, उनके बीच में कितना बैलेंस बना हुआ है उसको एक तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप लोग बोलते हैं। और संघवाद का ढांचा भी आप लोग इसको हिंदी में बोल देते हैं कई बार। तो जीएस पेपर 2 के अंदर में ये पूरा एक टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाता है, और इवन यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बोला जा रहा है कि डिस्पाइट ए बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन फेडरलिज्म नीड्स इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट टू डेमोक्रेटिकली फेडरल। यानी कि एक तरीके से हम लोग अपनी कंट्री में कई बार क्या बोलते हैं, एक अपनी कंट्री को हम लोग बोलते हैं कि क्वाज़ी फेडरलिज्म है। यानी कि एक तरीके से कभी कभी तो ये फेडरल हो जाता है और कभी कभी ये यूनिटरी हो जाता है। जैसे कि देश के अंदर में जब इमरजेंसी लगी थी 1975 से लेके 77 तक, तो उस टाइम पर आप लोगों को यहाँ पर ये यूनिटरी कैरेक्टर देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि दोनों मिलकर जो है काम करें। कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो कि आप लोगों से एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। हमारी कंट्री की स्ट्रक्चर को ये बोला गया, ना तो हम लोग फेडरल हैं कंप्लीटली और ना ही हम लोग यूनिटरी हैं, तो हम लोग क्वाज़ी फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में हम लोग काम करते हैं, इनके इंटरमीडिएटरी हैं हम लोग। अगर थोड़ा सा वैसे बोला जाए तो एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम ना तो पूरा इधर है, वो नहीं कहते ग्रे कलर हो गया, ना तो पूरा व्हाइट है ना पूरा ब्लैक है, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं बुद्धा वाला पाथ, कि हाँ मिड पाथ जिसको आप लोग बोल देते हैं, तो वो वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारा सिस्टम जो है वो मिड पाथ वाला सिस्टम है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि स्टेट जो है यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर एक ऐसी स्टेट में है हमारी चीज़ें कि ना तो पूरी यूनिटरी है ना ही पूरा आप लोग फेडरल देखने को मिलेगा। तो फीचर जो है बीच के हैं, तो इसीलिए काफ़ी जाने मानी पर्सनैलिटी है जिनके नाम भी कई बार पूछे जाते हैं। इनका नाम है केसी वेयर। तो केसी वेयर ने बोला कि हमारी कंट्री जो है वो क्वाज़ी फेडरल स्टेट है, ठीक है। तो ये बोला गया, तो सेमी फेडरल स्टेट या फिर क्वाज़ी फेडरल स्टेट यहाँ पर इसको बोला गया। पर हालांकि जो थोड़ा सा टिल्टेड है वो सेंटर की तरफ का है, क्योंकि पावर सेंटर के हाथ में ज़्यादा दे रखी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाज़ी फेडरल सिस्टम,
तो मीन्स ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ द जो गवर्नमेंट है वो फेडरल है, पर लेकिन स्पिरिट जो है वो यूनिटरी है। यानी कि वैसे तो हम लोग अलग अलग राज्य बना रखे हैं हम लोगों ने कि हाँ राज्य काम करेंगे अपने हिसाब से, पर लेकिन सारे मिलकर रहेंगे। और कई बार आप लोगों को यहाँ पर वो यूनिटरी भी देखने को मिल जाती है। अगर कोई क्राइसिस आता है तो नेशनल या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है यूनिटरी सिस्टम में। तो स्पिरिट आप लोगों को यहाँ पर यूनिटरी देखने को मिलेगी। और ये ऐसा नहीं कि यहीं पर ही देखने को मिलता है, आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो कई जगह देखने को मिल जाएंगी। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर जाओगे शेड्यूल के अंदर में, तो हमारे संविधान के अंदर टोटल मिलाकर 12 शेड्यूल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये 12 शेड्यूल में से आप लोग जब यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर अगर बात करें 7th जो शेड्यूल है इसके अंदर में, इसमें प्रॉपर आप लोगों को डिवीजन देखने को मिलता है। 3 लिस्ट है इसमें, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। हालांकि उसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, सेंट्रल लिस्ट नहीं जिसमें आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पावर देखने को मिलेगा जो डिवाइड की गई है। तो उसमें भी ये बोला गया एक है क्वाजाई, एक है आप सॉरी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और यहाँ पर है बेसिकली जो है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। कॉन्करेंट लिस्ट में ये बोला गया कि अगर सेंटर ने यानी कि यूनियन ने कोई भी कानून बना दिया तो स्टेट को फिर वो फॉलो करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, इस सेंटर यानी कि यूनियन को ज़्यादा पावर दे दी गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं, तो जगह जगह पर आप लोग ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने पास में सहज कर रख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या रखा हुआ है। तो नेम जो ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक यहाँ पर आता है। सेकंड शेड्यूल में जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, इनके जो पे या फिर अलाउंसेस जो रहते हैं, ठीक है, सैलरी वगैरह, वो सारी चीज़ें वो देखने को मिलती है। तीसरा शेड्यूल जो है वो ओथ के बारे में बात करता है। ओथ यानी कि एक तरीके से कसम खिलाना, कैग हो गया, एमपी हो गया, अपने जो भी हैं एमएलए हो गया, या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हो गए, मिनिस्टर्स हो गए। तो यहाँ पर इनकी ओथ के बारे में जब बात करते हैं तो ये आर्टिकल आता है, ये शेड्यूल आता है, और आर्टिकल साइड में यहाँ पर दे रखे हैं। फोर्थ में क्या आता है कि एलोकेशन ऑफ द सीट इन राज्यसभा। फिफ्थ में क्या आता है, शेड्यूल जो ट्राइबल जो शेड्यूल एरिया है उसके बारे में बात की जाती है। सिक्स शेड्यूल मैंने बता रखा आप लोगों को, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मैंने कहा था एटीएम है पर मनी नहीं है, ठीक है, तो मणिपुर नहीं है यहाँ पर। तो ये ऐसे ट्राइबल एरिया के बारे में बात करते हैं। सातवां हो गया। आठवें में क्या आता है, लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात करते हैं 8वें शेड्यूल में, ठीक है। ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज हुआ करती थी, बाद में एक एक कर ऐड कर दिया इसमें। जैसे ओरिजिनली क्या थी यहाँ पर, ओरिजिनली लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती थी, आज की डेट में 22 है, ओरिजिनली 14 थी। पर लेकिन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए, और ये वो क्वेश्चन है जो कि फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सिंधी ऐड की गई 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 71 अमेंडमेंट किया गया 1982 में। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये ऐड की गई 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में। उड़िया को रीनेम किया गया 6th अमेंडमेंट करके 2011 में, ठीक है। और इंग्लिश जो है वो इसका पार्ट नहीं है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये समझ सकते हैं। 11th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म एक्ट के बारे में बात की जाती है। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, दल बदल कानून जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। 11th में पंचायत और 12th में म्यूनसिपैलिटी। तो ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फेडरलिज्म के सिस्टम के बारे में बात करें तो जगह जगह आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाती है। और बाकी यहाँ पर अगर बात करूँ आप लोगों से, तो यहाँ पर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में कुछ कुछ बातें दे दी गई है। तो इनके बारे में कुछ कुछ आप लोगों को पॉइंट पता होने चाहिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया जैसे कि ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में, कोई कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसे कि अभी फिलहाल क्रिप्टो करेंसी आ गया, ठीक है, कल कुछ पहले यहाँ पर साइबर लॉ आया था। कोई नया चीज जब भी आ जाती है ना उसको, तो उसको रेजिड्यू पावर बोलते हैं। और रेजिड्यू यानी कि अवशेष, इसका पता नहीं अभी कहाँ पर रखना है। तो सारी चीजें जो रहती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चली जाती है, ठीक है। तो रेजिड्यू पावर कहाँ जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जाती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा पोर्शन था जिससे आप लोग अक्सर क्वेश्चन भी पूछे आते हैं, और बेसिक करंट और स्टैटिक का मिक्सचर था। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके बारे में आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो उसको दूर कर जाना। फीडबैक जरूर दिया करो यार, लाइक या डिसलाइक करके आप लोग बता सकते हो, 1 सेकंड लगती है। और इसी के साथ में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको पूछ लिया करो कि हाँ सर यहाँ पर ये डाउट है, इसको दूर कर दीजिए, ठीक है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कोलिजियम सिस्टम कैसे काम करता है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी बताऊंगा। इसके चलते कैसे कैसे क्या क्या चेक करें। यहाँ पर एनजीसी के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही शानदार टॉपिक यहाँ पर ही आप लोगों का देखने को मिलेगा। दुनिया भर के क्वेश्चन अब तक यहाँ पर पूछे जा चुके हैं, तो एक एक पॉइंट आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए।
तो एनजेसी, कोलेजियम सिस्टम, ये सारी बातें आप लोगों से अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसको डिटेल में लेकर आप लोगों को चलना है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात आगे बढ़ने से पहले, कंप्लीट हिंदू की जो मर्ज और नैनो की पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी है आप लोगों को टेलीग्राम पर, इसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। उसी के साथ में रेगुलर जो पीडीएफ है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। कल थोड़ी सी तबीयत यार आप लोगों को पता है डाउन चल रही थी, तो इसकी वजह से कुछ चीज़ें मैं प्रोवाइड नहीं करा पाया, तो उसको टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग एथिक्स का क्वेश्चन में प्रोवाइड कराना भूल गया, माइंड से ही निकल गया, दवाई लेके मुझे पढ़कर नींद आ गई, ठीक है। फिर पूरे दिन याद ही नहीं आया, शाम को याद आया तो फिर मतलब कि मैंने फिर कल ही प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो वो था थोड़ा सा। और कल एपीएफसी का पेपर हुआ, सॉरी एपीएफसी बोल रहा हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट का, ठीक है। उसमें कैसे क्वेश्चन लगे आप लोगों को, देख कर आया मजा। तो इस तरीके से देखो पढ़ोगे ना, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रखे हुए। आप लोग चीज़ों को देखो, उठाकर पेपर देखना, ठीक है। उस पर प्रोवाइड करा दूंगा मैं उसको टेलीग्राम पर पेपर को, तो उसको देखना आप लोग वहाँ पर, जिससे कि आप लोग चीज़ों को एंजॉय कर पाओ काफ़ी अच्छे से, और कोई भी डाउट आप लोग के माइंड में न रहे। जो भी यूपीएससी के पेपर होते हैं उनको जरूर चेक किया करो, क्योंकि घुमा फिराकर क्वेश्चन इधर उधर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर राइटिंग ग्रुप हो गया यहाँ पर, इसमें जाकर आप लोग आंसर लिखेगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पोस्ट करूंगा, 70,000 से भी ज़्यादा मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पर। ये हो गया आप लोगों का SLVpedia वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जाकर देख लीजिएगा, A to Z सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ में कुछ क्वेश्चन वगैरह और भी कई सारी चीज़ शेयर की जाती है। टॉपिक्स भी यहाँ पर रहते हैं, जैसे C40 सिटीज़ के बारे में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में टॉपिक यहाँ पर शेयर किया गया आप लोगों के लिए। तो ये काफ़ी फायदेमंद आप लोगों के लिए रहेंगे, इनको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कोलोजियम सिस्टम के बारे में, ठीक है। वैसे तो ये आर्टिकल जो बात कर रहा है पूरा वो कोलेजियम सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, पर लेकिन जो बेसिक यहां पर बात की जा रही है, राइटर यहां पर बोलने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कोलेजियम सिस्टम जो है वो यहां पर इस तरीके से है कि एक तरीके से ना तो इसके बारे में संविधान में मेंशन है, ना ही इसको पार्लियामेंट में कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस देकर पास किया गया, पर फिर भी पूरी कंट्री में जुडिशरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है कोलेजियम सिस्टम। तो यहां पर अभी कई सारी अपॉइंटमेंट की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और कई सारी अपॉइंटमेंट की हाई कोर्ट में, ट्रांसफर भी किए जाते हैं यहां पर। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट पहले आप लोगों को बता देता हूं ताकि माइंड में कंफ्यूजन आप लोगों को ना रहे। भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा क्या बोला गया था, अगर बात करें, जब यहां पर बोला गया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को हम लोग को लेकर चलना है, फिर जुडिशरी को कैसे लेकर चलना है, तो यहां पर बोला गया था कि मिडिल कोर्स लेकर चलते हैं, मिड पाथ लेकर चलते हैं। तो इसलिए संविधान के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में अगर बात करें, यहां पर अगर अपॉइंटमेंट करनी है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ये संविधान के बारे में बात कर रहा हूं, याद रखना, कोलेजियम सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने बोला था कि कंसल्ट किया जाएगा यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, और इसी के साथ में अदर जज जो है जो फिट होंगे, जो यहां पर उनको अगर अपॉइंट करना है, यानी कि किसी भी जज को अगर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, तो उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अगर हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट करना है, तो अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ में, और चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट के साथ में जिस हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करना है, तो इनके साथ में कंसल्ट किया जाएगा। ये हमारे संविधान की बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से मे मूव जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में। पर लेकिन जब भी कोई प्रेसिडेंट शब्द यूज करता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से एक रबर स्टैंप की तरीके से बोला जाता है, सारा काम प्रेसिडेंट के नाम पर कौन करती है, वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके चलते यहां पर यह माना जाता है कि अपॉइंटमेंट में इस आज की डेट में यहां पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पोर्शन होना चाहिए अपॉइंटमेंट में, पर ऐसा नहीं है। तो इसके चलते कई सारी कंट्रोवर्सी यहां पर क्रिएट हो जाती है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से यहां पर बात करने वाला हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में हो सकता है, पर कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, इस तरीके से डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है। अभी यहां पर बात करते हैं, अगर मैंने आप लोग कोलेजियम के बारे में बात की, तो जब भी कोलेजियम के बारे में बात करेंगे तो कुछ पैटर्न आप लोगों को समझना पड़ेगा। कोलेजियम निकल के कहां से आया, खुद यहां पर राइटर भी इसके बारे में बात करते हैं। सेकंड जज का जब केस आया, यहां से कोलेजियम के बारे में बात की गई, यानी कि इससे पहले हमारे संविधान में कोलेजियम नहीं था। तो आज की डेट में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, आर्टिकल 124 बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट करना है, और आर्टिकल 217 हाई कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट करना है जजेस की, ये बात करता है कोलेजियम सिस्टम। तो कोलेजियम सिस्टम यहां पर निकल कर आ रहा है, और सारा दामोदार जो है वो कोलेजियम सिस्टम के हाथ में आ गया। आज की डेट में कोलेजियम सिस्टम जो है उसमें 5 मेंबर आप लोग को देखने को मिलेंगे। कौन कौन है 5 मेंबर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और प्लस 4 जज होते हैं। तो टोटल मिलाकर ये 5 डिसाइड करते हैं कि पूरा पैटर्न कैसे चलने वाला है। पर लेकिन यहां पर इससे पहले यहां पर ये चीजें नहीं थी। इससे पहले यहां था क्या था, फर्स्ट जज का जब केस आया तो प्रेसिडेंट यहां पर बेसिकली एडवाइस किया करते थे, जो सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस किया करते थे गवर्नर को कि इनको अपॉइंट करना है। पर लेकिन 1998 में इसको अपग्रेड कर दिया गया कोलेजियम सिस्टम को। पहले इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 जज थे, अब इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जज हो गए, तो 5 मेंबर की बॉडी यहां पर कोलेजियम सिस्टम हो चुकी है। तो इंपॉर्टेंट बातें कुछ और मैं आप लोगों को बताता हूं, जिसको लेकर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी आप लोग माइंड को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं,
अगर 1993 के बारे में बात करें तो सेकंड जज का केस आ गया, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया। तो सेकंड जज का केस आने के बाद में यहां पर यह बोला गया कि अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो यहां पर इसके चलते यहां पर क्या किया गया, बोला यह गया था कि यहां पर कि आगे कोलिजियम सिस्टम आ गया 4 जज पर, लेकिन गवर्नमेंट ने यह बोला था कि भाई साहब हमारा भी तो कुछ होना चाहिए, हम भी तो यहां पर इसमें पार्टिसिपेट करें। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था 2015 में, जिसको बोला गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC। पर लेकिन NJAC को बर्खास्त कर दिया यहां पर किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने यह बोला कि हमारी इंडिपेंडेंसी को हर्ट करने वाला है, यानी कि एक तरीके से हमारे बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, एक तरीके से सेपरेशन ऑफ काम करने का होना चाहिए, यानी कि जुडिशरी के अंदर एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर न करे। अगर एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर करने लग गई तो कल को चलकर यहां पर सारे वो जज बैठे होंगे जो कि गवर्नमेंट के एक तरीके से नुमाइंदे होंगे। तो इसलिए बोला कि इंडिपेंडेंसी को हर्ट करेगा, तो इसलिए यहां पर इसको बेसिकली बर्खास्त कर दिया गया। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिली। तो ये याद रखेगा 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोगों को यहां से देखने को मिला था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर हाई कोर्ट के बारे में बात करें, हाई कोर्ट जो है हमारी कंट्री में क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर भी अपॉइंटमेंट करते हैं यहां पर यही, तो इसके चलते राइटर के द्वारा जिक्र किया गया है कई सारे हाई कोर्ट में जो जजेस को अभी अपॉइंट किया गया है। तो वो जो जजेस हाई कोर्ट में अपॉइंट किए जा रहे हैं, अब यहां पर कोलेजियम सिस्टम में 5 मेंबर हो गए। अब ये किस पैटर्न पर यहां पर लोगों को चूज करते हैं उसके बारे में किसी को नहीं पता है। ये बिल्कुल वेग पैटर्न है, 5 मेंबर क्या डिस्कस करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, पब्लिक में कुछ आता ही नहीं है। तो इस तरीके से जो अपॉइंटमेंट हो रहा है इसका क्या पता चल रहा है कि ये सही लोगों को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो पब्लिक में तो कुछ निकल कर आता ही नहीं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाया जाता है। तो हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है इंडियन स्टेट के अंदर में, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो टोटल मिलाकर देश के अंदर 25 हाई कोर्ट आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट है जिस राज्य से आप लोग निकल कर आते हैं देखना उसमें हाई कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट नहीं है। अगर नहीं है तो देखिएगा कि वो किस जुडिक्शन के अंदर में आता है, क्योंकि यूपीएससी में इंटरव्यू में या फिर स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू में जाकर बैठोगे तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है आप लोगों के स्टेट के बारे में। ठीक है, तो बात करेंगे अभी इसके बारे में। पहले आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है कि हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट इंडिया के अंदर जो होने चाहिए। आर्टिकल 217 ये बोलता है कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, अपॉइंटमेंट करना चाहिए जजेस हाई कोर्ट के अंदर में। आर्टिकल 141 ये बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऑल कोर्ट जो है वो एक तरीके से किसके अंदर काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करेंगे, यानी कि सारे कोर्ट रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यानी कि टॉप कोर्ट कौन होगा, टॉप कोर्ट होगा सुप्रीम कोर्ट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 25 हाई कोर्ट है हमारी कंट्री में। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, पर लेकिन टोटल मिलाकर हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हाई कोर्ट है। तो इसलिए कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने पूरी लिस्ट आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करा दी है जाकि आप लोगों के माइंड में ये क्लैरिटी रहे। ठीक है, अभी अगर बात करते हैं हमारी कंट्री में टोटल 25 हाई कोर्ट हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट हाई कोर्ट अगर किसका बनाया गया अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा निकाल के लाया गया है, तो इसके बारे में बताइए आप लोग। तो पता होगा सीधा सीधा, क्योंकि 2014 में क्या किया गया हमारी कंट्री में, राज्य को अलग किया गया जिसका नाम था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना हाई कोर्ट सबसे रिसेंट का हाई कोर्ट है, अभी 25वां हाई कोर्ट आया 2019 में हमारे देश में। तो याद रखिएगा तेलंगाना हाई कोर्ट जो कि जिसकी सीट आप लोगों को देखने को मिलेगी कहां पर, हैदराबाद के अंदर में। तो ये तेलंगाना हाई कोर्ट आप लोगों को देखने को मिला। इससे पहले हाई कोर्ट जो बनाए गए हमारी कंट्री में 24 हाई कोर्ट हो गए थे। तो वो हाई कोर्ट कहां से निकाल कर लेकर आए गए थे, तो याद रखना वो हाई कोर्ट आप लोगों को देखने को मिला, जैसे मणिपुर हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, मेघालय के अंदर आप लोगों को देखने को मिला था। तो टोटल मिलाकर 25 हाई कोर्ट हमारी कंट्री में इस तरीके से देखने को मिले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए यहां पर, बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारी कंट्री में कितनी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास में खुद का हाई कोर्ट है? तो पहले हमारी कंट्री में ओनली सिंगल यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी जिसका खुद का हाई कोर्ट था और वो थी दिल्ली। अब हमारी कंट्री में 2 यूनियन टेरिटरी हो गई जिसका हाई कोर्ट है खुद का, जब से जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा अब यहां पर जो यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का खुद का हाई कोर्ट है, तो 2 यूनियन टेरिटरी हो गई है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से सबसे टॉप पर कौन सा रहता है, ये सुप्रीम कोर्ट रहता है, फिर हाई कोर्ट रहता है, फिर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट हो जाते हैं, यहां पर सिविल और मेट्रोपॉलिटन आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है अगर ट्रिब्यूनल के बारे में, तो ट्रिब्यूनल भी यहां पर एक पार्ट बन चुका है। अब यहां पर अगर जुडिशरी सिस्टम के अंदर आप लोग जाएंगे तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, जिसमें ट्रिब्यूनल को ऐड किया गया हमारे संविधान के अंदर में कि हाँ इस तरीके का भी कोई कोर्ट होना चाहिए जो कि मैटर को सुन सके। तो ये भी जुडिशरी सिस्टम का पार्ट बन चुका है। अब 2 तरीके के ट्रिब्यूनल होते हैं यहां पर। ठीक है, एक बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को देखता है और दूसरे अदर मैटर को देखता है। तो दोनों आर्टिकल मैंने अभी डिटेल में डिस्कस किए थे कुछ दिनों पहले, बताइएगा फिर आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा, टेंशन मत ले कीजिए। आंसर मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूं सारे। ठीक है, तो आप लोग उसको देख ले कीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में ना रहे जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं आप लोगों से। ठीक है,
कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर अगर 143 के बारे में आप लोगों से बात करूं तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है कंसल्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ में, तो आर्टिकल 143 मैंने बताया था, याद रख लेना, जैसे नॉर्मली आई लव यू बोलते हैं ना, तो इसमें आई हो गया, लव में 4 वर्ड हो गए और यू में 3 हो गए, तो 143 यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को आई लव यू बोलते हैं कि आई लव यू यार, बता दे जिंदगी में टेंशन चल रही है कैसे दूर करनी है। सुप्रीम कोर्ट करता है हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है, पर लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो माने या ना माने, बाउंड नहीं रहेगा सलाह में, इंपॉर्टेंट है याद रखना। आर्टिकल 141 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास में एप्लीकेबल है ऑल द हाई कोर्ट जो भी कंट्री के अंदर में होगा। 139 बोलता है कि पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू द रिट्स, तो रिट्स जो होती है यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट की इसके अंदर देखने को मिलेगी आर्टिकल 139 के तहत। ओके, छोटा सा एक पोर्शन में आप लोगों को यहां पर हिस्ट्री का बताना चाहूंगा जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बन सकता है। हमारी कंट्री में अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, याद होगा आप लोगों को, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। तो जो 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट हमारी कंट्री में लेकर आया गया था, तो इसमें बेसिकली इस टाइम पर हमारी कंट्री में फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिले थे। ठीक है, तो यहां पर कुछ बातें और करूंगा, पहले समझिए कि सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था कोलकाता के अंदर में। ठीक है, तो इसको कोलकाता बोलते थे यहां पर उस टाइम पर। ठीक है, आज के में इसका नाम चेंज हो गया, सी से कोलकाता बोलते थे। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे उसके अंदर, और 3 जज हुआ करते थे, यानी कि 4 मेंबर की बॉडी यहां पर बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से 1773 के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो रेगुलेटिंग एक्ट है अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं तो ये पहला ऐसा सिस्टम था जो कि ब्रिटेन के द्वारा यहां पर लाया गया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जा सके, इसीलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट रखा था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी कर रही थी तो रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि रेगुलेट किया जा सके। तो एक तरीके से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कैसे होने चाहिए, यानी कि देश के अंदर क्या क्या ये पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली कंपनी क्या करे, ये डिसाइड किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। गवर्नर जनरल जो था, जो गवर्नर जनरल बंगाल का था उसको गवर्नर था जो बंगाल का, याद रखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, उसको गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का, यानी कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का। और दो जो और थी यहां पर बेसिकली जो 2 टेरिटरी थी, एक थी बॉम्बे और दूसरी थी मद्रास, उनको बेसिकली जो उनके गवर्नर हुआ करते थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे ला दिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि बंगाल जो है वो उभरकर सबसे ऊपर यहां पर निकल कर आ रहा था इस टाइम पर, बाकी जो बॉम्बे और मद्रास को था वो भी गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसके नीचे उनको ला दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे वेरिंग हेस्टिंग यहां पर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 का था हमारे देश में लाया गया। हिस्ट्री का पोर्शन है, पर लेकिन ये जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा, मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा है, एक बच्चे के द्वारा यार शानदार कल जो है बैठकर 30 लेक्चर पॉलिटी के निपटा दिए गए समझ रहे हो, 30 लेक्चर। तो जिस किसी ने पॉलिटी नहीं देखी है पॉलिटी देख लिया करो, और जब भी पॉलिटी देखा करो उसके नीचे डन लिख दिया करो ताकि मुझे पता चलता रहे कौन कौन यहां पर लिख रहा है। तो उसने बोला सर शाम तक 30 लेक्चर निपटाए, एक बंदे के द्वारा सारे लेक्चर जो है लगभग यहां पर मुझे लगा सर 8 या 9 दिन के अंदर निपटाएगा। उसने मुझे मेल भी किया था, रिप्लाई तो मैं नहीं कर पाया डियर, पर लेकिन उसने मुझे लिखा सर मजा आ गया, मुझे यकीन नहीं होता मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं। तो जब आप लोग ठान कर बैठते हो ना तो फिर यार कर देते हो काम को। तो इस तरीके से लेकर चलो, रिवीजन पर ताबड़तोड़ तरीके से लग जाओ, दिन बहुत कम बचे हैं आप लोगों के पास में, तो अच्छे से रिवाइज करोगे चीजों को तो लंबे समय तक चीजें याद रख पाओगे। एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों से कोई यहां पर ये भी पूछ ले, स्टार्टिंग में जब आजादी के बाद में हमारी कंट्री में जब जुडिशरी बनाएगी उसके अंदर कितने यहां पर बेसिकली जज हुआ करते थे, तो याद रखना टोटल मिलाकर 8 जज हुआ करते थे, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड थे। पर लेकिन आज की डेट में कितने हैं, 2019 में लास्ट चेंज यहां पर किया गया, और 2019 में जो चेंज किया गया अब हमारी कंट्री में 34 जज हो चुके हैं, जिसमें से 33 आप लोगों को नॉर्मल जज और एक हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को इसको लेकर भी नहीं होना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर, तो याद रखिएगा आर्टिकल 124 के बारे में बात की जाती है तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 65 ईयर मैक्सिमम उसकी एज होनी चाहिए। ठीक है, 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर में, और इसी के साथ में एडवोकेट रहे 10 साल का। तो इसलिए कई सारे वकील जो रहते हैं वो चिंतित रहते हैं, उनको बेसिकली प्रमोशन नहीं मिलता है हाई कोर्ट के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम जो कोलिजियम सिस्टम है वो ये इसीलिए यहाँ पर आरोप लगाते हैं। ये जो आर्टिकल भी लिखा गया ये भी एक एडवोकेट के द्वारा ही लिखा गया है, उनको ये रहता है कि इसके अंदर पता ही नहीं आता है कैसे कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं। तो ये चीज आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में जिनको लगेगी ये पर्सन सही है, हालांकि ये आप बोलने वाली बात होगी क्योंकि बिना कोलिजियम के प्रेसिडेंट जो है वो काम कर ही नहीं पाएंगे। तो ये क्राइटेरिया आप लोग यहां पर इनका देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। पर लेकिन अगर यहां पर हम लोग बात करें रिमूवल के बारे में तो आर्टिकल 124 यहां पर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। अगर हटाना है तो इंपीचमेंट वर्ड नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट के द्वारा यूज किया जाता है उस हटाने के लिए, पर लेकिन फिर भी यहां पर वही पैटर्न फॉलो करते हैं 2/3 जो ईच और हाउस में मेजोरिटी होनी चाहिए
चाहिए। अगर कोई ऐसा आगे लेकर चलना है सिस्टम आप लोग को, तो 50 जज होने चाहिए राज्यसभा में, इसको बोले कि हाँ इनको हटाना है, और यहां पर लोकसभा में होने चाहिए 100 जज जो इसको बोले कि हटाना है। और फिर यहां पर जज इंक्वायरी एक्ट 1968 यानी कि 1968 का चलता है, जिसके बेस पर हम लोग हटा देते हैं बेसिकली किसी भी जज को यहां से। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर इस तरीके से। तो राइटर का यही मानना है कि कैसे अपॉइंटमेंट कर रहे हो, कैसे हटा रहे हो, क्या क्या चीजें चल रही है, हमारी समझ में तो आ नहीं रहा है भाई साहब कैसे काम कर रहे हो। तो इसलिए जरूरी है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहां पर एक पूछना चाहूंगा, जो कि मैंने आप लोगों को अलग से लेक्चर भी बना रखा है पॉलिटी के अंदर में। आप लोगों को ये बताना है कि जैसे कि खुद का हाई कोर्ट हो गया यूनियन टेरिटरी का, कौन सी का, दिल्ली का, जम्मू एंड कश्मीर का खुद का हो गया। अब जो बची कुछ यूनियन टेरिटरी बच गई, उनके हाई कोर्ट आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेंगे, आप लोगों को ये बताना है। या फिर जो बच्चे कुछ स्टेट बच गए, क्योंकि मैंने तो बताया वो लोग 25 ओनली हाई कोर्ट है, तो बच्चे कुछ जो बच गए हैं अब उनके बारे में बताइए, उनके हाई कोर्ट कहां पर है। आंसर डिस्कस कर दूंगा लेक्चर के अंदर ही अगर बोलोगे, वरना तो टेलीग्राम पर तो मैं पोस्ट कर ही दूंगा, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये कई बार पास्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं रहेगा। हमारे संविधान के अंदर ओरिजिनली क्या प्रोविजन रखे गए हैं कि हम लोग जज को कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे, इसके बारे में क्या बातें बेसिकली संविधान के अंदर बोली जाती है। तो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कई बार पूछे गए हैं, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217। आर्टिकल 124 आर्टिकल 217 ये हमेशा ये बताते हैं कि कैसे आप लोगों को जजों को अपॉइंटमेंट करना है। तो यहां पर क्या बताते हैं कि जजों को अपॉइंटमेंट कैसे करना है, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जज को अपॉइंट करेगा, कैसे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करेगा कि यार बता भाई इनको अपॉइंटमेंट करना है नहीं करना है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताएंगे कि हाँ भाई साहब ऐसे कर लो अगर कर सकते हो। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वर्ड सुनिएगा, नो, यानी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि यार इनको अपॉइंट कर दो, प्रेसिडेंट कह रहे हैं नहीं पसंद आया यार, ठीक है, इसका चेहरा पसंद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, ये इंसान ना ये थोड़ा मोटा है, ये इंसान ना थोड़ा छोटा है, मतलब प्रेसिडेंट इंडिया कुछ भी अगर बोलते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ऐसा है कि यार चलो टाइम पास कर लेते हैं, चलो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछते हैं और क्या चल रहा है दुनियादारी में, उसकी बात माननी तो है नहीं है। तो ये फंडा था यहाँ पर पहले जुडिशरी को अपॉइंट करने का, यानी कि संविधान में ओरिजिनली बोला गया इन आर्टिकल को कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपॉइंट करेंगे यहाँ पर जजेस को, तो यहाँ पर कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, पर लेकिन प्रेसिडेंट पर ये बाइंडिंग नहीं है। तो ये जो है काफी ज्यादा जजों को खल रही थी बात, जज बोल रहे हैं यार ये तो हमारी इज्जत ही नहीं करने, जब चाहे जिसको अपॉइंटमेंट कर देते हैं अपने हिसाब से अपने आदमी को बैठाते रहते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेइज्जती यहां पर हो रही थी, तो इसके चलते यहां पर लगने लगा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहां पर एक केस आया 1993 में, तो कॉलेजियम सिस्टम जो था उसका बेसिकली एक नींव रखी गई। अब बोला यह गया कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर में अगर किसी भी जज को अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो भाई साहब एक कॉलेजियम सिस्टम नाम की चीज आएगी। अब उस कॉलेजियम सिस्टम में क्या किया गया, बोला 3 मेंबर उसके अंदर होंगे। 3 मेंबर में कौन होंगे, एक तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 होंगे सीनियर मोस्ट जज। अब यहां पर अगर अपॉइंट करना है किसी को तो सलाह जो है यहां पर अगर जो दी जाएगी वो यहां पर ये कॉलेजियम देगा प्रेसिडेंट को, और ये जो कॉलेजियम की सलाह होगी ना ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। अब प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, तो यहां से क्या हुआ, ये पूरा जजेस का जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम था कॉलेजियम ने अपने हाथ में ले लिया कि अब जो हम बताएंगे तुम वो करोगे, ना कि तुम वो करोगे जो तुम चाहोगे। तो ये बातें यहां पर होगी। तो यहां पर ये हुआ 2 जज का सिस्टम आ गया यहां पर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 3 मेंबर का सजेशन यहां पर लेंगे। ये मुद्दा चलने लगा, फिर आगे चल के लगा यार ये अभी 2 कम है यहां पर, और 2 ऐड करो इसके अंदर में। तो फिर 1998 में क्या किया, अब इसको 5 मेंबर का बना दिया। अब टोटल 5 मेंबर हो चुके हैं, यानी कि 4 तो जज हो चुके हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं। ये 5 मेंबर बेसिकली सलाह देते हैं कि किसको अपॉइंटमेंट करना है। तो यहां से एक पूरा एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया। तो कंपोजिशन मैंने बता दी, 5 लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वीटो पावर, गवर्नमेंट जो है उसके पास में क्या अब यहां पर पावर रह गई इसको लेकर, गवर्नमेंट बस रिटर्न कर सकती है यहां पर कि हाँ भाई साहब आप लोगों को अगर इनको अपॉइंट नहीं करना, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इस 4 जज ने भेजा कि यार इनको अपॉइंट करना है। अब गवर्नमेंट को लगा यार ये अपॉइंट करने लायक नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको उल्टा भेज दिया, ठीक है। अगर फिर से यहां पर कॉलेजियम ने उसी को नाम दे दिया नहीं हमको तो यही अपॉइंट करने हैं, अब गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं है कि वो कुछ बोल सकेंगे। यानी कि मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट को एक पावर दे रखी है, आप लोग एक बार रिटर्न कर सकते हैं कि पसंद नहीं आई बात आप लोगों को, पर अगर फिर से उन्होंने उन्हीं के नाम आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिए फिर आप लोगों के हाथ में कोई पावर नहीं है, फिर तो आप लोगों को घुटनों के बल चलकर ही आना पड़ेगा कि हाँ भाई इन्हीं को अपॉइंट करते हैं। तो ये मुद्दा यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते कई सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर करते क्या हो, ये बता तो दिया करो भाई साहब, उसके अंदर खिचड़ी क्या बन रही है तुम ये बता ही नहीं रहे हो। और गवर्नमेंट को भी कई बार दिक्कत देखने को मिलती है, पर गवर्नमेंट ने भी सॉल्यूशन निकाल रखा है। गवर्नमेंट कह रही है ठीक है आओ आओ तो सही, तुम रिकमेंडेशन भेजोगे तो हमारे पास में, अगर हमको पसंद नहीं आया तो हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे, हम तुम्हारे हाथ में मौका थोड़ी ना देंगे, हम उसके ऊपर बैठ जाएंगे पॉलिथी मारकर। यानी कि कोई अगर रिकमेंडेशन कॉलेजियम सिस्टम ने दे दी तो गवर्नमेंट हरकत क्या करती है, 2 महीने 4 महीने मतलब 2-2 साल तक उनके ऊपर बैठी रहती है, रिटर्न ही नहीं करती है। रिटर्न करेंगे तभी आप लोग आगे बढ़ोगे ना, हमने रिटर्न ही नहीं करने, अब बढ़ लो कैसे बढ़ोगे आगे। तो ये इस तरीके की जो मजे लेती है गवर्नमेंट कई बार कॉलेजियम सिस्टम के साथ में,
इसके चलते भी दिक्कत देखने को मिल रही थी। तो बोला ये गया यार ये ना दोनों चूहे बिल्ली वाली जो रेस चल रही है ना ये इसको खत्म करते हैं, ठीक है, चूहे बिल्ली वाली इस रेस को खत्म करके हम लोग एनजेसी बनाते हैं। इसको बोला गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि जुडिशरी के अंदर एक अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उसका कमीशन यहाँ पर इनके द्वारा लाया गया है। तो इसके चलते हमारे संविधान में संशोधन किया गया, इसको 99वां संशोधन बोला गया, 2014 में ये संशोधन लाया गया, ठीक है, जजों को अपॉइंटमेंट कैसे करना है। तो ये जो संशोधन लाया गया इसमें क्या किया गया, दोनों के हाथ में पावर दे दी। एनजेसी एक्ट जो था वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया और इसके चलते फिर यहां पर एक पर्टिकुलर सिस्टम जो था वो रिप्लेस हो गया, जिसको कोलेजियम बोलते थे कि अब एनजेएसी काम करेगा। तो यहां पर 99वां जो कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट किया गया, इसमें पावर दे दी कि ठीक है अब इसको फोर्स में लेकर आते हैं और 13 अप्रैल को इसको बेसिकली इंप्लीमेंट कर दिया गया कि हाँ इससे अब काम करेंगे यहां पर। तो इसके चलते क्या हो गया, अब यहां पर काम ऐसा चलने लगा कि इसमें क्या रहेंगे, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे। तो मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये हो गया कि पहले वाला जो कोलेजियम था ना वो वाला आ गया यहां पर, यानी कि सीनियर मोस्ट जज रह गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए और 2 जज रह गए, यानी कि 3 तो तुम लोग रहोगे, ठीक है, जो पहले कोलेजियम लाया था 3 तो हो गए, बाकी यूनियन मिनिस्टर रहेंगे, लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन रहेंगे, यानी कि टोटल 6 मेंबर रहेंगे। अब 6 मेंबर में 2 तो हो गए यहां पर बेसिकली जुडिशरी के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज। अब 3 हो गए यहां पर, किसके हो गए, 3 हो गए यहां पर बेसिकली कहां से, ये हो गए गवर्नमेंट से, एक लॉ मिनिस्टर और 2 इनके नुमाइंदे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके 2 चेले हो गए और यहां पर जो बेसिकली यूनियन लॉ मिनिस्टर उनके 2 चेले हो गए। तो टोटल मिलाकर 6 लोग यहां पर आ गए। तो ये 6 लोग डिसाइड करेंगे। अब दिक्कत ये आ रही है इन 6 में से अगर दोनों में एक जुड़ जाए कि हाँ नहीं भाई हम लोग नहीं मानेंगे, तो फिर मुद्दा रुका रहेगा यहां पर। मान लीजिए तीनों ने बोल दिया यहां पर कि हम नहीं करेंगे और तीनों ने बोल दिया हम ये करेंगे और मिल नहीं रहे, तो फिर दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती है। तो एनजेएसी एक तरीके से बोला गया, एनजेएसी नोट टू रिकमेंड पर्सन इफ एनी 2 मेंबर डिड नॉट एग्री, यानी कि अगर इनमें से 2 मेंबर भी अगर एग्री नहीं हो रहे हैं तो उसको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। तो ये काफी बड़ी बात यहां पर होने लगी। तो इसके चलते लगा कि ये गलत बात है, क्यों, क्योंकि अपॉइंटमेंट हो ही नहीं पाएगी, यहां पर दिक्कतें चलती रहेंगी। तो इसलिए बोला गया यहां पर कि आप लोग ये जो बेसिकली यहां पर ये जो फंडा लेकर आए हो यहां पर एनजेसी का, इसको खत्म करो। क्यों, क्योंकि जुडिशरी के अंदर ये इंटरफेयर कर रहा है। तो यहां पर हमारी कंट्री में एक केस था जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, केशवानंद भारती केस। उसने बोला बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, वो केस आया था 1973 में, ठीक है, उसको नाम से याद रखिएगा। इसको 1973 में हमारी कंट्री में मैंने आप लोग कई बार बताया कि टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, तो उससे याद रखना इसको टाइगर के साथ में कनेक्ट कर। ये केस भी ऐसा ही था, टाइगर से कम नहीं है ये, ठीक है। इसने बेसिकली जो घुमाया भाई साहब, मतलब ये केस देख के ना मेरा मजा आ गया। देखा पता कि क्या बोला, मैं आप लोग एक मिनट एक स्लाइड खोलता हूं तभी आप लोग समझ पाएंगे, एक सेकंड रुकना। इनके द्वारा बड़ा ही माइंड ब्लोइंग काम किया गया इस केस में। 1973 में जो केस है यहां पर, इनके द्वारा बोला गया वैसे तो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट जो है वो सोवरन है, उसके हाथ में फुल पावर है, वो जो कर सकती है, ठीक है, मतलब जहां से चाहे संविधान को वो अमेंडमेंट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर तो दे दी यहां पर जुडिशरी को, पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, जुडिशरी को बोल रहा हूं सॉरी, जो पार्लियामेंट को, ठीक है, तो पार्लियामेंट को पावर तो दे दी, पर ये बोल रहे कि आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका हनन नहीं करेंगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट बोली कि ठीक है यार हमको तो पावर मिल गई बहुत सारी, हम तो अब बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं करेंगे पर लेकिन बनाते रहेंगे। तो पार्लियामेंट को क्वेश्चन आया, पार्लियामेंट सो रही थी एक दिन, पार्लियामेंट उठी तो पार्लियामेंट ने बोला सुप्रीम कोर्ट को जाकर, यार ये तो बताओ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कि हाँ हम लोग किस दायरे में जाकर हम लोग बेसिकली अमेंड कर सकते हैं। तो जब पार्लियामेंट गई सुप्रीम कोर्ट के पास में और पार्लियामेंट ने पूछा, तो उसका मुद्दा यहां पर ये निकल गया कि भाई साहब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ना हम अपने आप डिसाइड करेंगे केस टू केस में। इनके द्वारा ये बोला गया तुम आओ तो सही हमारे पास में, फिर हम लोग बताएंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कितना तुमको हमको पावर देना है और कितना पावर नहीं देना है, ये मुद्दा हमारे हाथ में रहेगा फिर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि यानी कि इनडायरेक्ट वे में कि दूसरी साइड से जाकर कान पकड़ लिया कि ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम तुमको। तो ये केस इसीलिए बहुत फेमस है, केशवानंद भारती केस। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बना रखा है पॉलिटी के अंदर, देखिएगा आप लोगों को सुन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चक्षु खुल जाएंगे आप लोग, ठीक है। अभी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, यहां से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर सुन रखे तो आप धड़ल्ले से ऐसे आंसर दोगे। क्या था यहां पर बोला गया था बेसिकली कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है। अगर बात करें ये यहां पर आप लोगों को मैंने याद होगा पहले भी कोलिजन सिस्टम पढ़ाया, तो ये लिस्ट मैंने आप लोगों को दिखाई थी। ये लिस्ट दिखाने का मतलब यहां पर यही था ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग के बने तो उनका सोल्यूशन आप लोग निकाल सको, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, लेक्चर देख लेना, सारे क्वेश्चन मैक्सिमम जो आएंगे बाहर नहीं आएंगे यार। करंट अफेयर को तो ऐसा कर दूंगा ना, करंट अफेयर और पॉलिटी तो आप लोग एक बार को बोल सकते हो कि मैं हूं ना, ठीक है, उस लेवल पर आप लोगों को लाके रख दूंगा। पर लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा, रिवीजन करते रहिएगा। स्टैटिक पोर्शन जो बैकग्राउंड में पढ़ाऊंगा ना जाकर, उसको थोड़ा सा कवर करते रहिएगा मेरे साथ में, और रेगुलर लेक्चर सुनते रहिएगा। आप लोगों को ऐसा कर दूंगा कि आप लोग एग्जाम में जाकर बोलोगे कि हम ही हम हैं तो हम ही हम हैं, बस, ठीक है, वो वाला फीलिंग आएगी। अभी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसकी बेंच जो है वो लखनऊ के अंदर में, क्या ये सही है?
आइए देख लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट हाजिर हो गया, ये लखनऊ में है, जी हाँ बिल्कुल है, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ठीक है। दूसरा बोला गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच जो है वो ग्वालियर में है, आइए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश हाजिर हो, कहां है मध्य प्रदेश भाई, बताओ तो सही। मध्य प्रदेश ग्वालियर में है, जी हाँ बिल्कुल है, ये रही ग्वालियर में, ठीक है। ये ग्वालियर में भी है बेंच और इंदौर में भी है, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो है बेसिकली वो जोधपुर के अंदर है। देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। अब राजस्थान कहाँ है भैया, राजस्थान राजस्थान राजस्थान, अरे कहाँ गुम हो गए वो, ये रहो, ठीक है। तो जोधपुर में है इसकी बेंच, जी हाँ बिल्कुल है राजस्थान के अंदर, तो ये भी होगी जोधपुर में, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब यहाँ पर बात की जा रही है गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोई बेंच नहीं है, ये बोला गया। तो गुवाहाटी कहां पर है आप लोग को देख लेते हैं। बेसिकली गुवाहाटी हाईकोर्ट कहां पे भी दिखने मिलेगा, यह गुवाहाटी हाईकोर्ट। बोला गया कि इसकी बेंच कोई है, जी हाँ भाई साहब, तीन है, ठीक है। ये कोहिमा हो गया, आइजोल हो गया और ईटानगर आप लोग को देखने को मिलेगी। तो स्टेटमेंट यहां पर गलत होगी। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि क्या हम लोग को ये सारी चीजें रटनी होती हैं, बिल्कुल नहीं रटनी होती है, ठीक है। एक तो कुछ तो इंपॉर्टेंट ये याद रखिए, जो सबसे पुराने हाईकोर्ट है उनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, जो लेटेस्ट हाईकोर्ट बने उनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, और इसी के साथ में अपना जो जिस राज्य से आप लोग आते हैं उसका अगर कोई हाईकोर्ट है तो उसके बारे में कम से कम पता होना चाहिए। कई सारे ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट उससे कर लोगे, ठीक है। समझ में आया क्या बोला, सारी चीजें नहीं रटनी होती है, एलिमिनेशन पर आप लोगों को खेलना होता है, ठीक है। तो इसके बेस पर आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग के डायरेक्ट यहां पर बन जाते हैं, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि क्या क्या हमारी कंट्री में सिस्टम फॉलो किया जाता है, तो ऐसा आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा। आगे यहां पर बात करते हैं किसके बारे में, यह है SSL के बारे में। SSL जो है एक पर्टिकुलर सैटेलाइट लॉन्च किया गया यहाँ पर कल कंट्री के इसरो के द्वारा, ठीक है। पर लेकिन वो जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचा। यानी कि मान लीजिए आप लोग जम्मू एंड कश्मीर से चलते हैं और जाना है आप लोग को गुजरात के अंदर में, और आप लोग पहुँचे आसाम के अंदर में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फेलियर हो गया, पर हाँ ये है कि उसका एक सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, जिस तरीके से जहाँ पर जाकर उसका जो इस्तेमाल होना था वो नहीं हो पाएगा। तो इसको SSLV बेसिकली यहाँ पर ये था जो कि D1, अब इसका फिर D2 लेकर आया जाएगा जो कि इसको सही पोजीशन में इसको पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये एक फेलियर टाइप ऑफ मिशन आप लोग बोल सकते हैं, जो प्लेस हो गया यहाँ पर ये इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर में, जबकि जाना कहाँ पर था, जाना था सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर में। तो ये इसरो के जो चेयरमैन है S सोमनाथ जी, उनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई है। एनालाइज किया जाएगा क्या क्या दिक्कत यहाँ पर देखने को मिले, तो आने वाले टाइम में यहाँ पर फिर इसके ऊपर फोकस किया जाएगा इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। तो ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चर्चा में यहाँ पर टॉपिक रहा, तो इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा तो कम से कम ओवरव्यू होना चाहिए कि हाँ ये जहाँ पर जाना था वहाँ पर नहीं गया, जिसकी वजह से इशू देखने को मिल रहा है। इसको बोलते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी यहाँ पर अगर बात की जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली कि 3 IPS ऑफिसर जो हैं उनको सेंट्रल डेपुटेशन पे यहाँ पर अभी भेजा गया। देखिए रिसेंटली अभी कई सारी ऐसी आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी सेंट्रल डेपुटेशन के बारे में। हमारी कंट्री में क्या रहता है, आज की डेट में जैसे आप लोग सेलेक्टेड होते हैं ना, तो आप लोगों को स्टेट का कैडर मिलता है, पर लेकिन आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जैसे होम मिनिस्ट्री होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, सारी अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, उसमें भी IAS ऑफिसर काम करते हैं। तो क्या करते हैं, स्टेट से डेपुटेशन पे बुला लेते हैं IAS ऑफिसर को, ठीक है, कि यहाँ पर काम किया जाए कुछ टाइम के लिए। तो इस तरीके से आते हैं सेंटर के अंदर काम करने के लिए। पर लेकिन बहुत सारे IPS ऑफिसर जो है ना वो मजे करते हैं स्टेट के अंदर में, अच्छी खासी पावर रहती है IPS IAS जो रहते हैं स्टेट के अंदर में, सेंटर के अंदर में आकर एक अलग तरीके पैटर्न में उनको चीज़ें देखने को मिलती है। तो वहाँ पर कई सारे लोग आने से बचते हैं, ठीक है, कई सारे आते भी नहीं है, तो उसके चलते कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो भी यहाँ पर बना रखी है, डेपुटेशन के अंदर जब चेंज करने की बात यहाँ पर की गई, उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उसको एक बार सर्च कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, या फिर उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप लोग कोई भी डाउट देखने को यहाँ पर न मिले, ठीक है। कई सारे बच्चे बोले सर वो किताब आपने बोली थी APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में, उसका लिंक कहाँ पर है, वीडियो के नीचे आप लोग जाकर देख लेना, वो आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर अगर आप लोगों को परचेज करनी है तो देख लेना उनको, वो किताबें अच्छी हैं, आप लोग अपनी लाइफ में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक ऐसी किताबें होती हैं जिनको आप लोग अपने पास में रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो कि अक्सर आप लोगों से एग्जाम में एग्जाम में तो नहीं पूछी जाएंगी अक्सर आपसे, पर लेकिन आप लोगों की लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगी। तो अपनी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी रिसेंटली लगभग 400 के करीब कैटल की डेथ हो गई अभी 1 महीने के अंदर में। किसकी वजह से, यह है लंपी स्किन डिजीज की वजह से, जिनको LSD आप लोग बोलते हैं।
यानी कि जब बॉडी के ऊपर कई सारे चित्ते चित्ते टाइप के आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उसकी वजह से। और ये ऐसा नहीं है यहीं पर ही है, ये आप लोग को गुजरात के अंदर भी देखने को मिल रही है। आज की डेट में अगर बात करें, ये राजस्थान के अंदर भी आप लोग कंडीशन देखने को मिल रही है। 20,000 के करीब केस थे और लगभग यहाँ पर 400 के करीब की यहाँ पर कैटल की डेथ हो गई। तो सोचो एक किसान के लिए एक जानवर क्या होता है, आप लोग समझ नहीं पाओगे। मतलब पूरा परिवार को रोना आ जाता है। मैं आप लोगों को बताया था ना अभी कि मेरे घर पर भैंस थी, उसकी डेथ हो गई थी और उसके पेट में भी बच्चा था, और वो मतलब ऐसी थी कि बच्चे का जन्म होने वाला था लगभग 15-20 दिन के अंदर। और वहाँ पर वो जो भैंस थी उसकी डेथ हो गई, तो लगभग भैंस को मरे हुए हो गए थे 15 से 20 मिनट। मैंने उसके पेट पर हाथ रख के देखा तो उसका जो अंदर हलचल हो रही थी, जो बच्चा था वो वहाँ पर क्या कर रहा था, वो बच्चा वहीं पर ही मतलब एक तरीके से नहीं घूम रहा था, वहीं पर ही एक तरीके से हलचल कर रहा था उसके पेट के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद उसकी बच्चे की भी डेथ हो गई, क्योंकि वहाँ पर सारा जो कनेक्शन रहता है माँ का बच्चे का रहता है, ठीक है। मतलब मन तो ये कर रहा था कि मर गई यार, उसको काट के बच्चे को निकाल लिया जाए, पर लेकिन नहीं, वो सब चीज़ें जो भी है, मतलब मैं क्या बोलूँ उसमें बस। पर हाँ, वही था चीज़ें। एक सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं, जब जानवर की डेथ होती है मतलब सारे घर को रोना आ जाता है। तो एक ऐसा लगता है यार बीच में से एक इंसान चला गया। तो सोचो यहाँ पर, और खासकर जो किसान होते हैं उनके लिए तो ऑल्टरनेटिव सोर्स भी होता है अर्निंग का, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं बहुत सारे किसानों के लिए। तो इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको जाकर सर्च करना है यहाँ पर LSD के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर पूरा आप लोगों को सारी डिटेल प्रोवाइड करा रखी है इस टॉपिक के बारे में, कि ये जो टॉपिक है एनिमल हेल्थ के बारे में आप लोगों से पूछा जाए। यहाँ पर ये जो इन्फेक्शन है जिसको लंपी स्किन डिजीज बोलते हैं, तो काफ़ी तरीके से अभी गुजरात के अंदर देखने को मिला, कई सारे राज्य के कई सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और कई सारे जान भी गई यहाँ पर जानवरों की, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पोक्सीवेरिडे जो वायरस है यहाँ पर जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक फैमिली है जिसको यहाँ पर बेसिकली नथलिंग वायरस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था कहाँ पर, जाम्बिया के अंदर में 1929 में रिपोर्ट किया गया, पहले हमारे देश में उड़ीसा के अंदर में 2019 में, और तब से लेके अब तक ये जानवरों की बहुत सारों की जान ले चुका है, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जो यानी कि जो डेथ होती है वेरी करता है यहाँ पर लेकिन हाँ ये है कि लेस देन 10% है, पर लेकिन अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका फिलहाल के टाइम पर, तो एक तरीके से प्रिवेंट करने वाली बीमारी है, इसका कोई क्योर अभी हमारे पास में नहीं है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसलिए जो भी हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग एक तरीके से जो प्रेजेंट टाइम पर सिचुएशन है उसी को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। और इसका नोट्स मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 3 अगस्त को भी मैंने आप लोगों से टॉपिक डिस्कस किया था, जब गुजरात के अंदर चीज़ें देखने को मिल रही थी। अभी राजस्थान और पंजाब के अंदर भी आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इनको देख लेना आप लोग यहाँ पर। ये SLVपीडिया एक ऐसा ग्रुप बना रखा है जो कि चलता फिरता विकीपीडिया है आप लोगों के लिए। हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी सारे फायदे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जाकर सर्च करने का ऑप्शन रहता है, आप लोग जाकर सर्च कर सकते हो जो भी टॉपिक आप लोगों को सर्च करना है। जितने प्रोवाइड कर रखे मैक्सिमम बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर, जैसे कि कोयले के बारे में या कोर सेक्टर के बारे में यहाँ पर प्रोवाइड कराया था आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें IIP के बारे में, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर आप लोगों के हैं जो कि आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। और इंग्लिश का सेशन आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है, जो कि हिंदू के अंदर जो इंग्लिश का पोर्शन आता है ना, इंग्लिश का सेशन, तो यहाँ पर वो भी आप लोगों का एक इंग्लिश का सेशन चल रहा है, तो उसको आप लोग देख लेना। उसमें कई सारे सेशन मेरे 60 से ऊपर सेशन आप लोग के हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी 1 मिनट बता देता हूँ, 67 टोटल इंग्लिश के सेशन हो चुके हैं। तो इनको आप लोग पार्टिसिपेट करिए, कैसे इंग्लिश में बोलना है थोड़ा सा एक उसका आइडिया आप लोगों को लग जाएगा, ठीक है। तो इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेगी, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये पूरा बीमारी के ऊपर है, पूरा कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा काफ़ी दिनों से, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। द हिंदू के अंदर भी कई सारे आर्टिकल छपे थे इससे रिलेटेड, और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी डिटेल में, ठीक है। तो इसको कंबाइन कर बात करूंगा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों से बात भी की थी, विड्रॉ कर लिया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके ऊपर यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो GS पेपर 2 में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके तहत आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में अब तक कोई प्रॉपर डेटा प्रोटेक्शन का बिल नहीं है, यानी कि हमारा डेटा कोई कैसे इस्तेमाल करेगा उसके बारे में अब तक कोई भी प्रॉपर ऐसा कानून नहीं है कि कल को चलकर उसने कोई हरकतें कर दी तो उसको क्या सजा यहाँ पर मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो कानून रहता है तभी सजा मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव लीगल एक फ्रेमवर्क की जरूरत है। तो पार्लियामेंट सोच रही है कि प्रॉपर चीज़ों को लेकर आ जाएगा, कि डेटा की प्राइवेसी के बारे में बात करें, इंटरनेट के इकोसिस्टम के बारे में बात करें, साइबर सिक्योरिटी, टेलीकॉम रेगुलेटर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, सबको कंबाइन कर कैसे लेकर चला जाए।
जब ये डेटा प्रोटेक्शन बिल आया तो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, इसको लोकसभा में रखा गया 2019 में, उसके अंदर चेंज करने की कोशिश की गई कई सारी, क्योंकि जो कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी कृष्णन साहब की, तो उस कमेटी की अध्यक्षता में जो भी यहाँ पर चीजें निकल कर आई, उनके द्वारा जो बातें बोली गई यहाँ पर, कुछ बातें इसमें ऐसी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहाँ पर एक कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर कोई डेटा यूज कर रही है तो उसको भी यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन से कंसेंट लेना पड़े, यानी कि एक तरीके से कंसेंट्स के बिना यहाँ पर काम न चले, ऐसी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही थी। तो यानी कि डेटा के बारे में अगर बात करें, जो भी डेटा यहाँ पर शेयर किया जाता है ओनली कंसेंट होना चाहिए पर्टिकुलर पर्सन का, ये बातें बोलेगी। सेफ गार्ड होना चाहिए उसके, ऑल द डेटा कैटेगराइज इन 3 कैटेगरी में, जनरल, सेंसिटिव और क्रिटिकल। देखिए एक तो ऐसा होता है जनरल कि आप लोग क्या खरीद रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने लैपटॉप खरीदा, मोबाइल खरीदा ऑनलाइन, ठीक है, खरीद लिया, तो क्या जनता खरीद रही है, तो वो डेटा चलिए सही है, कौन क्या क्या खरीद रहा है तो मार्केट में पता रहेगा, तो उन चीज़ों की खपत मार्केट में हो रही है तो उनको प्रोवाइड करा दे। पर लेकिन एक ये इंसान खरीद रहा है, यानी कि मेरा नाम लिखा आ गया वहाँ पर, मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ आ गया, तो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, वो यहाँ पर शेयर नहीं होनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर एक प्राइवेसी के बारे में बात की गई। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जब से केएस पुत्तस्वामी का केस आया तो प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिए। तो प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाने से ये फायदा हो गया कि अब किसी की भी प्राइवेसी का अगर हनन होगा तो एक तरीके से समझा जाएगा कि उसका फंडामेंटल राइट का हनन हो गया है, और इसको आर्टिकल 21 के अंदर रखा गया। और ये कहाँ से आया? केएस पुत्तस्वामी जब केस आया हमारे देश में 2017 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर प्राइवेसी को निकाल दिया आर्टिकल 21 में से कि एक इंसान जैसे ही पैदा होता है उसी के साथ में उसकी प्राइवेसी पैदा होती है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर फिर आगे चलना स्टार्ट हो गई, और वही अब तक चलती आ रही है कि कम से कम तब तक यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन का अगर बिल नहीं आ रहा है तो उसका सहारा लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की प्राइवेसी को बचाया जा सकता है। तो वो तो एक लिमिटेशन हो गई वहाँ पर, चलो हाँ इतना काम कर सकते हैं प्राइवेसी के बारे में, पर लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया कि गवर्नमेंट जो है वो पावर है कि ऑब्टेन कर सकते हैं नॉन पर्सनल डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन पर्सनल डेटा फ्रॉम द कंपनी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कितने लोग यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं उसके बारे में पता चले, तो वो एक अलग चीज़ें हैं। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंसेंट लेने की बात की जाती है। अगर हमारी कंट्री के अंदर ही हमारा डेटा स्टोर होना चाहिए, खासकर फाइनेंशियल, जैसे आज के डेट में आप लोग पेटीएम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे देश की कंपनी है, आप लोग अगर व्हाट्सएप यूज़ करें तो हमारे देश की कंपनी है नहीं, फेसबुक हमारे देश की कंपनी है नहीं, तो डेटा तो वो भी स्टोर करती है बाहर ले जाकर, तो हमारे ही देश के अंदर वो डेटा स्टोर होना चाहिए। सेंसिटिव जो भी डेटा रहेगा यहाँ पर, अगर कंट्री के आउटसाइड जाना है तो यहाँ पर कंसेंट के बिना वो नहीं जाएगा, और अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो फिर उसके लिए यहाँ पर उसके ऊपर फाइन लगाने की बात की जा रही है कि डेटा विदाउट कंसेंट अगर कोई लेकर जाता है तो 15 करोड़ का या फिर 4% का जो भी यहाँ पर उसका ग्लोबल टर्नओवर है वो फाइन लगेगा, जो भी ज़्यादा होगा वो वसूला जाएगा। इसी के साथ में बात की जा रही है 15 करोड़ और 2% ग्लोबल टर्नओवर का यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मीडिया जो फिल्म है वो फॉर्मुलेट करेगी एक वॉलेंट्री वेरिफिकेशन प्रोसीजर फॉर द यूजर, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ देखने को मिली। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर बात करें यहाँ पर, तो एक तरीके से बात की जा रही है कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर रिस्टोर करने की बात की जा रही है हमारे यहाँ पर डेटा की, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो फिजिकल लोकेशन डेटा की अगर बात करें तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप लोग देखते हैं, तो ये कई सारे ऐसे लेटेस्ट इशू हैं जिनके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा, ठीक है। आज की डेट में हम लोग अगर बात करें हमारी कंट्री में हम लोग प्रॉपर एक ऐसा सिस्टम जनरेट नहीं कर पा रहे डेटा प्रोटेक्शन कानून, तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। कोई डेटा हम लोग सेंड करते हैं तो कैसे जाता है? इंस्क्रिप्शन के थ्रू जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई भेज दिया डेटा, वो कोडेड हो जाएगा, फिर दूसरे जो केबल में यहाँ पर ये होता जाएगा, समझ में आता है, फिर दूसरी साइड में जाके डिकोडेड हो जाएगा। तो इसके ऊपर काम करते हैं, तो वो एक तरीके से कितना सेंसिटिव चीज़ें हैं, क्या क्या उसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। यानी कि ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर हम लोग को काम करना पड़ेगा। कई सारे ऐसे स्टार्टअप आ रहे हैं, पर लेकिन अप टू द मार्क चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है। अभी हमारी कंट्री में खुद की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहाँ पर जो अभी रिसेंटली जो हरकतें की गई उसके बारे में आप लोगों को पता है उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही थी आप लोगों को। जो यहाँ पर पेगासस वायरस को जो इस्तेमाल किया गया तो उसके चलते भी कई सारे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग रहे थे गवर्नमेंट के ऊपर खुद अपने आप ही कि हाँ क्या चीज़ें गवर्नमेंट करना चाह रही है कि अपने ही सिटीजन का डेटा जो है अपने ही एक तरीके से उसको नहीं एक तरीके से उसके ऊपर निगरानी रख रही है। तो उसके चलते कोर्ट में भी मैटर पड़ा हुआ है, तो उसको अभी आगे देखेंगे आने वाले टाइम में। पर लेकिन BN श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में जो एक्सपर्ट पैनल आया था उसने ड्राफ्ट किया था ये बिल, पर लेकिन उसने ड्राफ्ट ऐसा कर दिया कि गवर्नमेंट के ऊपर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से लाठी लटक गई कि गवर्नमेंट को भी ऐसे रख दिया कि यहाँ गवर्नमेंट को भी परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कई सारी चीज़ें आई आगे निकल कर और यहाँ पर चीज़ों को इसमें सुधारने की कोशिश की गई 2019 में, 20 में, 21 में, पर लेकिन चीज़ें वो चल ही नहीं पाई। कमेटी को दिया गया टेबल, पार्लियामेंट डिबेट किया, सारी चीज़ें लोकलाइजेशन के बारे में।
एट द एंड ऑफ द डे लगा कि इसके अंदर इतनी कमियां खामियां, इसको विड्रॉ ही कर लेते हैं। तो अभी आकर इसको विड्रॉ कर लिया, अब फिर से एक नया बिल यहाँ पर लेकर लाया जाएगा और उसके बेस पर चीज़ें जो हैं वो आगे प्रॉपर पैटर्न में आप लोगों को चलती नजर आएंगी। कुछ मेन रीजन अगर लिखने के लिए आ जाए कि हाँ इसकी वजह से यहाँ पर इसको पीछे खींचा गया है, तो यहाँ पर एक तो बहुत सारे अमेंडमेंट यहाँ पर इसके अंदर किए जा रहे हैं, लगभग 81 अमेंडमेंट। तो उन्हें एक तरीके से इतनी जगह सुई धागे से सील दिया है इसको कि समझ में नहीं आ रहा है कि ओरिजिनल क्या था और हो क्या गया है। रिकमेंडेशन है कई सारी यहाँ पर। कंप्लायंस की बात की जाए यहाँ पर, तो जो स्टार्टअप है यहाँ पर एक तरीके से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। बड़ी बड़ी कंपनी है उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इंप्लीमेंटेशन अब तक हो नहीं पा रहा है। और लोकलाइजेशन के बारे में बात करें तो जो यहाँ पर उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है कि जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए लाया गया था वो पर्टिकुलर पर्पज जो है वो साध ही नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं अटक सी गई हैं चीज़ें, आगे चलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो ऐसी अटकन में यहाँ पर चीज़ें फिर सही से चल नहीं पाती है, तो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो उन सारी दिक्कतों का सोल्यूशन भी आगे आने वाले टाइम में निकले, तो उसके चलते यहाँ पर ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी ज्वाइंट कमेटी जो पार्लियामेंट की उसने 81 के करीब रिकमेंडेशन दी गई यहाँ पर, जो कि फाइनलाइज करती थी श्री कृष्णा पैनल। 12 रिकमेंडेशन ऐसी भी थी जिसमें नॉन पर्सनल डेटा के बारे में बातें की गई कि उसको कैसे लेकर चलना है, ठीक है। सोशल मीडिया के रेगुलेशन को कैसे लेकर चलना है। इसी के साथ में यहाँ पर ट्रस्टेड हार्डवेयर होना चाहिए। अगर बात करें चाइनीज माल यूज करें तो उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो कई सारे ऐसी जो सोशल मीडिया कंपनीज है, ठीक है, कई बार बोलती हैं एक तरीके से इंटरमीडिएटरी का काम कर रही है, तो कैसे उनको लेकर चलना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी और फिर सारी कसर जो पूरी हो जाती है वो हो जाती है यहाँ से। आप लोगों को पता है 2017 में 9 जजों की बेंच बैठकर हमारी कंट्री में के.एस. पुत्तास्वामी केस को देखा गया। तो के.एस. पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस निकल कर आया, जिसमें बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत में यहाँ पर। तो पार्ट 3 के अंदर में यहाँ पर आर्टिकल 21 ये बोलता है कि इंसान की राइट टू लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को उसकी प्राइवेसी का भी एक तरीके से अधिकार देती है। जैसे कोई इंसान पैदा होता है तो उसकी प्राइवेसी उसके साथ में पैदा होती है, तो ये काफ़ी वाइटल है प्राइवेसी। और प्राइवेसी जो है उसको कोई हनन नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग अपने हिसाब से काम चला रहे हो, यहाँ पर इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी है, यहाँ पर वो उसकी प्राइवेसी उसके कंट्रोल में यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर जब ये बात निकल कर आती है तो सारा डेटा तो पर्टिकुलर पर्सन से ही निकल कर आ रहा है। मान लीजिए मैंने कौन सा फोन खरीदा, मैंने कौन सी गाड़ी खरीदी, मैंने कौन सा लैपटॉप खरीदा, मैंने कौन सी किताब खरीदी, मैंने कौन सी निक्कर बनियान, मैंने कौन सी किताबें कपड़े खरीदे, ठीक है। तो मैं क्या क्या खरीद रहा हूँ ये सारी चीज़ें उनका डेटा नोट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन में अगर आप लोग जाओगे, कोई अमेजन से खरीद रहा है, कोई फ्लिपकार्ट से खरीद रहा है, या फिर कोई कहीं जाकर ट्रेवल करके खरीद कर लेकर आ रहा है, तो ये सारा डेटा मार्केट में कहीं ना कहीं तो इसको एक तरीके से कोई ना कोई एनालाइज कर रहा है बैठकर। तो वो सारी चीज़ें प्राइवेसी कैटेगरी में आती है। मेरी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जा रही हैं बाहर की, हाँ ये इंसान ये चीज़ें खरीद रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कि इंसान की प्राइवेसी का हनन ना हो और इनके पास में डेटा भी रहे, तो उसके अंदर बैलेंस कैसे बनाना है। क्योंकि कई बार यहाँ पर ये रहता है, अगर आप लोगों को मैं बोलूँ कि यार ये एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा ड्रम है और उस ड्रम के अंदर में ना बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं और बहुत सारे डायमंड पड़े हुए हैं, आप लोगों को जाना है, आप लोगों के हिस्से में एक सिक्का आता है और एक डायमंड आता है, तो आप लोगों को एक सिक्का निकाल कर लेकर आना है और एक डायमंड निकाल के लेकर आना है अपने लिए, दूसरों के लिए और टच नहीं करना है कोई। पर लेकिन इंसान लालची है, वो सोचता है कि एक ऐसा करते हैं कि 2-3 निकाल लेते हैं डायमंड, 2-3 सिक्के, हालांकि कोशिश तो करेगा कि झोली भर लो, ठीक है। तो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कई सिचुएशन जो होती है, इसके लिए यही सबसे जरूरी है कि इंसान को अपनी नीयत के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ना वो एथिक्स की कोटेशन, कि ग्रीड जो है इंसान को बर्बाद कर देती है, तो वही सारी चीज़ें फिर यहाँ पर निकल कर आती है। तो वही सारी चीज़ें कि लगता है कि डेटा इतना बोला है पर लेकिन चलो इतना भी ले लो, कौन चेक कर रहा है, तो वाली चीज़ें हैं। टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी ने खुद क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, राइट टू प्राइवेसी जो है बोला गया कि यहाँ पर अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो आर्टिकल 21 के अंदर आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी ने पूछना इस टॉपिक के ऊपर में, इतना ज़्यादा न्यूज़ में था ये। यूपीएससी जो है कई बार दिमाग से खेलती है, वही क्वेश्चन पूछा गया राइट टू प्राइवेसी के बारे में, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि पर्सनल लिबर्टी फलान ढिमकाना एक बड़ी सी डेफिनेशन स्टेटमेंट देकर बोल लिया किसका पार्ट है यहाँ पर ये। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल 21 फंडामेंटल गारंटी पार्ट 3 में, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। आर्टिकल 14, अच्छा आर्टिकल 14 के बारे में आप लोग बताइए, आर्टिकल 14 में क्या है, 17 में क्या है और 24 में क्या है, इनके बारे में आप लोग बात करिएगा। तो आप लोग ये बेसिकली सारी चीज़ें ना मैंने आप लोगों को पॉलिटी के अंदर पढ़ा रखी है। अगर पॉलिटी आप लोग जाकर कोई भी टॉपिक रहता है उसको सर्च कर लिया करो, पॉलिटी में वो टॉपिक लिख के बाय वीर, तो टॉपिक खुलकर आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो कोई भी डाउट हो उसको क्लियर करके चलना है और डन जरूर लिख दिया करो, जो भी पुराना लेक्चर आप लोग देखते हो उसके नीचे जाकर, ताकि मुझे पता चलता रहे। बहुत सारे बच्चे ना बहुत सारा रिविजन करते हैं, ठीक है। जैसे पेपर होता है, जैसे अभी असिस्टेंट कमांडेंट वाला पेपर था, तो पॉलिटी चार्ट कर गए बहुत सारे बच्चे,
डेली रेगुलर इतने सारे कमेंट आ रहे थे, तो वो उससे पता चलता है कि हाँ इतने सारे रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो जब आप लोग रिवाइज करते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग रिवाइज कर रहे हो? तो उसके नीचे आप लोग डन लिख दिया करो जो भी लेक्चर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। तो एक छोटी सी एक ऐसी है कि ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ पढ़ाई आप लोग ये सही डायरेक्शन में चल रही है। तो ये था कंप्लीट टॉपिक। फीडबैक देना कैसा लगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और ताकि आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ये न्यूज़ में रहेगा, फिर से जब नया बिल आएगा तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पर। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के अंदर हंड्रेड्स ऑफ जो इलेक्टेड वुमेन है उनके द्वारा ओथ ली गई पंचायत के जो इलेक्शन हुए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है, मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि पंचायती राज सिस्टम के बारे में हमारे देश के अंदर में टोटल आप लोगों को देखने को मिलेगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1982 में, जिसकी वजह से पंचायती राज सिस्टम निकल के आया। तो 11th शेड्यूल में आप लोगों को देखने को मिलता है। जब भी हम लोग म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात करते हैं, पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये टॉपिक अभी न्यूज़ में आ रखा है, और अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। हमारी कंट्री में स्टार्टिंग से यहाँ पर पंचायतें नहीं थी, जैसे मैंने बताया, तो आर्टिकल 40 से यहाँ पर निकाल कर लाई जाती हैं पंचायतें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और पूरे 2 लेक्चर मैंने पॉलिटी के अंदर ले रखे हैं पंचायत के बारे में। अगर आप लोग पंचायती राज सिस्टम बाय वीर जागर सर्च करोगे, लाखों लोग उनको देख चुके हैं, बहुत फायदा देखने को मिलेगा। बेसिक क्वेश्चन आते हैं निकल कर बिल्कुल डायरेक्ट बैकग्राउंड से, तो आप लोग उसको जरूर देखेगा। कोई भी डाउट है तो उसको पूछेगा, ताकि कोई माइंड में डाउट लेकर नहीं आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इसी के साथ में एक ये आर्टिकल है यहाँ पर, इंडिया और यूएसए की जो नेवी है वो मिलकर यहाँ पर काम कर रही है कहीं ना कहीं। अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में आकर रिपेयर किया जाएगा यूएसए का शिप। देखिए नॉर्मली क्या होता है, कल को चलकर कोई दिक्कत होती है तो दोनों कंट्री की नेवी ऐसे काम करती हैं। मान लीजिए कल को यहाँ पर इंडिया को अटैक करना है चाइना के ऊपर, ठीक है, और चाइना को अपने कंट्रोल में लेना है, तो यूएसए यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा सकता है। अभी उस लेवल पर तो काम नहीं है, पर लेकिन अगर चाइना की और यूएसए की लड़ाई होगी और यूएसए का जहाज रिपेयर होना है, तो यहाँ पर हमारी कंट्री में उसको रिपेयर किया जा सकता है। वैसे वॉर में सपोर्ट नहीं कर रहे हम लोग, पर लेकिन इसके जहाज में कोई दिक्कत हो गई तो वो रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी लार्सन एंड टर्बो जो एक काफ़ी बड़ी कंपनी है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर ये काम करती है, आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये इस तरीके की चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये अभी 17 अगस्त तक यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अभी एक शिप जो था चाइना का आने वाला था श्रीलंका के अंदर, तो वो भी अभी यहाँ पर वापस कर दिया गया है। तो उसकी भी खबरें निकल कर आ रही है। तो इससे पावर भी पता चलती है आप लोगों को इंडिया की, कि इंडियन ओशन के अंदर इंडिया की पावर क्या है आज के डेट में। श्रीलंका ने मना कर दिया जब श्रीलंका के ऊपर प्रेशर डाला गया। स्टार्टिंग में तो श्रीलंका जो है वो बदतमीजी काट रहा था, पर लेकिन वही है कि बाद में जो है चीज़ें समझ में आ गई कि कौन काम आने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे चाइना बहुत दूर बैठा है, वो काम नहीं आने वाला है, पड़ोसी काम आएगा। और हाँ, इंडिया हमेशा काम भी आया अगर आप लोग इसके बारे में बात करें तो, ठीक है। छोटी सी है पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सीएसआईआर के बारे में। इसको बोलते हैं बेसिकली, सीएसआईआर को बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी हिस्ट्री में पहली बार एक महिला यहाँ पर आप लोगों को इसकी चीफ बनती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया। तो यानी कि जब से बनाया गया है, इसकी हिस्ट्री में पहली बार कोई महिला चीफ बन रही है, तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा आप लोगों से। कितनी पुरानी है ऑर्गेनाइजेशन, तो 1942 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एन कैलाई सिल्वी जो है यहाँ पर, ये इसकी पहली वुमेन डायरेक्टर बनने यहाँ पर जा रही है। तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो रहते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं इसके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में। अगर बात करें ओशन साइंस, लाइफ साइंस, मेटलर्जी या माइनिंग, इनके अंदर जो भी यहाँ पर कोई काम चलता है तो उसमें इनका काफ़ी बड़ा रोल रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आती है और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत यहाँ पर इसको रजिस्टर किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो याद रखिएगा, जो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में। ऑर्गेनाइजेशन बेस कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए रिसेंटली, अगर आप लोगों ने पेपर उठाकर देखे हो तो ये चीज़ आप लोगों को तैयार करके रखनी है। कल को क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं और फिर आप लोग बोलते हो क्वेश्चन कहाँ से बन गया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर तैयार रखोगे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसको आप लोग जरूर अच्छे से देखा करो। कोई भी डाउट हुआ करे तो फिर उसको क्लियर करना है, ठीक है। और आप लोगों को बिलेटेड हैप्पी फ्रेंडशिप डे। कल मुझे याद नहीं रहा, दिमाग से निकल गया। तो फ्रेंडशिप डे था कल, तो उसी के ऊपर यहाँ पर क्विज भी है जो कि द हिंदू ने छापा है। तो इसको मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और इसी के साथ में सुडोकू है आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों को फिल करनी है। तो टोटल मिलाकर 3 स्टार की सुडोकू है, इसको फिल करिएगा। और ये पुरानी सुडोकू का सोल्यूशन है, अगर आप लोगों ने उसको फिल किया होगा तो उसका सोल्यूशन भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है।
आई होप कि आज का डिस्कशन आप लोगों ने यहाँ पर एक और छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर इद्दू की जो डिस्ट्रिक्ट है इद्दू की जो रिजर्वायर है वहाँ पर रेड अलर्ट इशू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये केरला के अंदर है। केरला के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। बाकी तो न्यूज़ आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि इसके टॉपिक को मैंने कवर भी किया था आप लोगों से। आगे फिर कोई न्यूज़ आएगी, खबर आएगी तो फिर से कवर कर लेंगे। रेगुलर देखिए, अगर आप लोग कनेक्ट रहोगे ना तो कुछ छूटेगा नहीं। अगर आप ही गायब हो जाओगे बीच में तो फिर तो कोई उसका कुछ मैं कर नहीं पाऊंगा। पर लेकिन रेगुलर अगर लेक्चर सुनोगे तो सारी चीज़ें एक एक कर आप लोग की कवर होती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, नेक्स्ट जो लेक्चर में जो भी आएगा तो उसके बारे में हम लोग कवर करते रहेंगे। तो उसको आप लोगों को चीज़ों को अच्छे से लेकर चलते रहना है। ठीक है, अभी भी नाक ना थोड़ा सा बंद हो जा रहा है बार बार। कोल्ड अच्छे खासा लेवल है, फीवर तो हट गया पर लेकिन कोल्ड नहीं जाने का नाम ले रहा है। चलिए देखते हैं जल्दी खत्म होगा, कब तक रहेगा आखिर। ठीक है, आज के जो एसएलवी कमांडो है इनका नाम है नोलिस बाइट। काफ़ी शानदार तरीके से इनके द्वारा आंसर दे गए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में। तो अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट किया करो, अच्छा लगता है। और इसी तरीके से आप लोगों को डेली एक दूसरे के आप लोग पढ़ भी लिया करो, जो क्वेश्चन जो एक दूसरे के द्वारा आंसर दिए जाते हैं उससे आप लोग कुछ नया भी जरूर सीखोगे। तो ये काम आप लोगों को जरूर करना है। 5 नए शब्द आप लोग की वोकेबलरी में ऐड करता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करना है इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करने की कोशिश जरूर करना। आप लोग सेंटेंस फॉर्मेशन अगर उसके ऊपर कर लेते हो ना तो लंबे समय तक आप लोग याद रख पाते हो। एंटोनिम्स सिनोनिम्स के अंदर ही पूछ जाता है। आंसर राइटिंग में आप अच्छी वोकेबलरी आप लोग यूज़ कर सकते हो, बोलने में आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एनेक्स्चर का मतलब होता है एक तरीके से अनुबंध। ठीक है, कोई सप्लीमेंट आप लोग कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स रहता है ना तो उस तरीके से बोल सकते हैं। लेवरेज का मतलब होता है लाभ, आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो किसी चीज के ऊपर एक्स्ट्रा चीजें। यूनानिमसली मतलब एक मत से, सबने साथ में मिलकर। बिडिंग बोली लगाना। लिंग्विस्टिक यानी कि सुस्त पड़े रहना, प्रॉपर वे में चीजों को नहीं करना। तो ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, आज की जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पर ये है बेसिकली क्या है, चंपनेर। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। गुजरात के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर चंपनेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे यहाँ पर ये जो आर्कियोलॉजिकल जो पार्क है यहाँ पर ये जो सिचुएटेड है यहाँ पर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिसका नाम है पंचमहल डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको दिया गया 2004 के अंदर में, जो कि कल्चर कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये कोई भी साइट होता है ना उसका हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्री हिस्टोरिक यानी कि आप लोगों को यहाँ पर चालकोलिथिक, इसी के साथ में जो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। जो बेसिकली बात करें यहाँ पर तो हिली एरिया है, तो एक तरीके से हिंदू कैपिटल के तौर पर भी इसको देखते हैं स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर में 16th सेंचुरी के अंदर में। तो हिस्टोरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है। तो जो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में एक आइडिया आप लोगों को रहेगा ना, तो फिर कंफ्यूजन एग्जाम में आप लोगों को नहीं होगा। तो इसलिए उसके बारे में हमेशा एक आइडिया रखिए जितनी भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा जरूर और फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखो वॉइस में हो सकता है आप लोगों को एनर्जी थोड़ी लो लगे, पर लेकिन मेरे अंदर एनर्जी पूरी है। अच्छे से कोशिश की है मैंने लेक्चर को डिलीवर करने की। अगर फिर भी लगा हो कि कोई चीज़ें कमी रह गई है उसको बताना जरूर। और यार देखो ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, मेडिकेशन कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके चलते कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का लेक्चर जो है वो कंटिन्यूटी में बना रहे। ठीक है, यहाँ से जाकर PDF आप लोग डाउनलोड कर लेना और मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोग इकट्ठी मिल जाती हैं। टेलीग्राम पर क्वेश्चन पोस्ट करूँगा आंसर राइटिंग के लिए, उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और फीडबैक जरूर देना। और कोई भी पर्सनल चीज़ें आप लोग यहाँ पर शेयर कर सकते हैं studyloverveer@gmail.com पर। ठीक है, पुरानी ID है यार उस पर मत शेयर किया करो, क्योंकि वो पड़ी रहती है, उसको मतलब कभी खोलता नहीं हूँ, कभी खोलिया 2-3 महीने में एक बार दिख गई। ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें मेरे तक नहीं पहुँच पाती है। तो जो भी सेंड करना है आप लोगों को यहीं पर ही करना है, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो बाकी कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताएगा और रिकॉल जरूर करना। ठीक है, भूलना नहीं है, रिकॉल जरूर करना लेक्चर को, ताकि आप लोग जो है चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाओ। आप लोग रिकॉल नहीं करते उसको, तो रिकॉल करोगे तो लंबे समय तक याद रखोगे। इससे चीज़ें आप लोग कभी भूलोगे नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो ये छोटा सा काम जरूर करिएगा जिससे कि चीज़ें आप लोगों के माइंड में लंबे समय तक बनी रहे। ठीक है, तो अच्छे से स्टार्ट कीजिए, ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपने जो वीक को स्टार्ट कीजिए और कोई भी एक तरीके से कोताही नहीं बरतनी है। पिछले सप्ताह में जो भी दिक्कतें रही हैं उनको दूर कर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।